लिखे जाएं, उनके अनुभव को कैसे साझा किया जाए आम किसानों के बीच, जिससे कि हमारे सामान्य किसान भी जो है उससे लाभान्वित हो सकें। तो इसी श्रृंखला में आज ये हमारा 5वां वेबिनार है। अन्य 4 विषयों पे हम जो है वेबिनार का आयोजन कर चुके हैं। 5वें वेबिनार में हम सरसों, क्योंकि हमारे जो है चंबल रीजन की, मध्य प्रदेश की मुख्य तिलहनी फसल है राई सरसों, और रबी की प्रमुख फसल मानी जाती है। इसके बाद जो है अलसी फसल का नंबर आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को सारगर्भित तरीके से बेहतर जानकारी का प्रदान होगा और आप सभी लोग उससे लाभान्वित होंगे और अपनी खेती को बेहतर करने की दिशा में, साथ ही साथ अपने अन्य साथी किसानों को जो आपके आसपास हैं, आपके समूह के सदस्य हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम एक, आज जितने भी किसान हमारे साथी शामिल होंगे उनमें से कम अगर एक किसान हमारे 10 अन्य किसानों को भी जागरूक कर सका, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सॉरी। मैं आशा करता हूं कि आने वाले भविष्य में बलराम संदेश, जो कि किसानों का संगठन है, किसानों के लिए, किसानों को द्वारा और किसानों के हिताय संचालित किया जा रहा है। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए जो है अभिभूत हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि बेहतर जो है आज का वेबिनार होगा। पहले हमारे जो वक्ता हैं, जो एक्सपर्ट हैं, श्री परीक्षित जी, वो अपनी बात को सबके सामने रखेंगे और इसके बाद पर्याप्त आधे घंटे का मौका जो है आपके प्रश्नों का जवाब और उनके उत्तर देने में लिया जाएगा। जवाब में जो है रासायनिक विधियों के साथ साथ जो है जैविक विधियों का, हमारे पास जैविक के भी एक्सपर्ट मौजूद हैं, श्री शुभम कुलश्रेष्ठ जी, जो आदरणीय दशरथ जी भी उपलब्ध होंगे। तो सब लोगों के माध्यम से कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों विधियों के सामंजस्य को या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट को अपनाते हुए कम लागत में खेती के प्रबंधन के क्या तरीके हो सकते हैं, जिससे कि किसानों को अधिक उत्पादन की बात न करते हुए मैं उत्पादकता पे हमेशा जोर देता हूं कि पर यूनिट रकबे में आपका अधिक से अधिक जो है उत्पादन हो, और जिससे कि आपकी लागत यदि कम होगी तो शुद्ध लाभ ज्यादा होगा। तो इसी सब के साथ में मैं जो है सौरभ जी को निवेदन करूंगा कि भी हम आज के हमारे एक्सपर्ट सब पहले तो सभी किसानों को एक इंस्ट्रक्शन दे दें, एक निवेदन कर लें कि कृपया सभी लोग अपना माइक को बंद रखेंगे, जिससे कि सभी के पास हमारे एक्सपर्ट की बात प्रभावी तरीके से पहुंच सके। और मैं सौरभ जी से अनुरोध करूंगा कि जो है वो आज के हमारे वक्ता श्री परीक्षित जी का परिचय देते हुए उन्हें आमंत्रित करें, जिससे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका जो संस्थान के बारे में आपने बताया है। बलराम संदेश फेसबुक पर करीब 4000 किसान बंधुओं, बहुत से वैज्ञानिक और बहुत से हमारे विद्यार्थियों का एक समूह है। साथ में हम लोग करीब 170 मेंबर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी संचालित कर रहे हैं, जो कि अब बहुत से विश्वविख्यात भारत के नामी ग्रामी वैज्ञानिक गण, उसमें विद्यार्थी गण और बहुत से किसान हैं। ये किसानों द्वारा, किसानों के लिए और किसानों के द्वारा संचालित एक ग्रुप है। हम लोग रबी फसल 2020 और 21 के अंतर्गत ये श्रृंखला चला रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये हमारा 5वां वेबिनार है और आज हमारे बीच श्री परीक्षित दुबे जी हैं, जिन्होंने मास्टर्स की है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। नमस्कार। और सिंजेंटा में भी आपने बहुत सा योगदान दिया, देश के बहुत से जगहों पर उन्होंने अपना अनुभव इकट्ठा किया है और बहुत अच्छे बीएससी एजी हैं आप, और अभी एरिया बिजनेस मैनेजर हैं कॉर्टेवा एग्रो साइंस, जिसका कि बहुत पॉपुलर ब्रांड है पायोनियर, उसके आप एरिया बिजनेस मैनेजर हैं और अभी नरसिंहपुर में कार्यरत हैं। इनके क्षेत्र में नरसिंहपुर आता है। मैं स्वागत करूंगा परीक्षित दुबे जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। बलराम संदेश में आपने बहुत छोटे समय में हम लोगों को ये समय दिया, उसके लिए तो मैं चाहूंगा कि इससे जो भी किसान भाई लाभान्वित हों
वो बहुत अधिक से अधिक फायदा उठाएं। और जैसा कि बताया गया है, डॉक्टर साहब ने भी कहा है, आप अपने आप को प्लीज म्यूट करिए, म्यूट करके रखिएगा, निवेदन है। और प्रश्न काल आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं अपने प्रश्न, और उसके लिए आधा घंटे का समय भी यहाँ से निर्देशित किया जाएगा। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए परीक्षित दुबे जी को निवेदन करूंगा कि आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। परीक्षित सौरभ जी, धन्यवाद बस एक सेकंड चाहूंगा। जी 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 मैं सभी किसानों से अनुरोध करूंगा कि वो नोटबुक और पेन लेके बैठें, जिससे आदरणीय परीक्षित जी जो भी जानकारियां दे, खासकर जो है फर्टिलाइजर की डोजेस बताई गई, जो है प्रबंधन की विधियां, चाहे वो कीट व्याधियों के प्रबंधन की हो की विधियों को की जानकारी, और अन्य कोई भी जानकारी होती है तो वो उसको स्पष्ट तरीके से लिख सकें। साथ ही साथ आप अपने प्रश्नों को इन बिटवीन, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ पा रही है, वो उनको भी लिख के और जो है प्रेजेंटेशन के अंत में पूछ सकें। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो पेन और जो है कॉपी अवश्य रखें। धन्यवाद सर। आइए परीक्षित जी, स्वागत है सर। आपको स्क्रीन दिख रही है सर? प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? हाँ हाँ सौरभ भैया, मैं स्लाइड बढ़ाता हूँ सर, बताइएगा। स्लाइड बढ़ा रहा हूँ सर। बड़ी सर, ठीक है। बड़ी स्लाइड नहीं, स्लाइड नहीं मूव किया है सर। किया मूव? अब किया? नहीं, आप उसको प्रेजेंटेशन मोड में डाल दीजिए सर। देखिए जरा, बढ़ रही है सर स्लाइड? नहीं, 1-2 सेकंड सर, मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ सर। 2 सेकंड सर। नहीं बढ़ रही है। हाँ, मैं कर रहा हूँ। मैं वापस से कर रहा हूँ आपको। अब देखिए, अब आया सर? मूव करिए। अगर आप सर मूव हुई? हाँ हो गई। हुई ना? हाँ हाँ सर ठीक है। तो देवेंद्र सर तब तक हाँ सर, चल। मुझे सौरभ सर, मुझे नहीं दिख रही है, ये स्क्रीन दिख नहीं रही है। अब आ गई? आप मेरे पे पिन करिए। अब देखिए ना, मेरे पे पिन। हाँ अभी दिख गई। ओके। तो सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं देवेंद्र सर और सौरभ भैया, आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ इस ग्रुप में हमारे जो शिक्षक रहे डॉक्टर टीएम बरपोड़ा सर जी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम कहूँगा मैं, कि इन लोगों की मदद की वजह से और इन लोगों के एजुकेशन की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, जो भी कुछ हूँ मैं। तो भरपोड़ा सर, आप लोगों का खूब खूब धन्यवाद सर। और बहुत अच्छा लगा काफी दिनों बाद सर देख के आपको इस ग्रुप पे। तो प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो बेसिक एजुकेशन है, ये बीएससी एजी है, मैंने आणंद गुजरात से किया है। और बीएससी एजी करने के बाद एमबीए एग्रीकल्चर किया। और उसके बाद विभिन्न कंपनियों में मैंने अलग अलग लोकेशन, जैसे हरियाणा हिसार में काम किया है, यूपी में काम किया है, छत्तीसगढ़ काम किया है, और गुजरात से मैंने मेरा कैरियर शुरू किया था। और आज मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में मैं स्थित हूँ, और कोटेवा एग्री साइंस में यहाँ पर बिजनेस मैनेजर की पोजीशन पे हूँ मैं। और नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, ये वाला रायसेन, ये वाला क्षेत्र में देख रहा हूँ। तो सरसों ही क्यों, जैसे आपने अगर पहली स्लाइड में देखी होगी, तो एक जैसे ये वाला क्षेत्र में घूमा, तो ये क्षेत्र में मुझको एक, और डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर से भी जैसे मैंने मुलाकात किया, तो मुझको लगा कि यहाँ पर कुछ एक नई फसल का इंट्रोडक्शन किया जा सकता है। क्यों सरसों ही क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ जो अपने क्षेत्र की जो मुख्य फसलें हैं, वो उसमें 2 फसलों का समावेश होता है, एक तो गेहूं है और दलहन है। तो गेहूं के बाद जो दलहन की बात की जाए, तो दलहन में, सौरभ जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अच्छे से? आ रही है। आप चालू रखिए, बढ़िया क्लियर है सर। ओके। तो दलहन में अगर देखा जाए, तो ये जो क्षेत्र है हम लोगों का, महाकौशल जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर दलहन में चना और मसूर, ये 2 मुख्य फसलें लगती हैं। और चना मसूर में
जो है एक अनिश्चितता बनी रहती है। अनिश्चितता इस स्वरूप में रहती है कि अगर फूल की अवस्था में इन फसलों में अगर बारिश हो गया या पाला लग गया तो जो उत्पादन है वो बहुत ही तेजी से नीचे चला जाता है। तो जहां पर किसान 6 कुंटल 7 कुंटल उपज लेता है वहां पर उत्पादन जो है उसका 1 से 1.5 कुंटल या 2 कुंटल में सीमित रह जाता है। तो उसके विकल्प के स्वरूप में ये एक फसल है जिसका नाम है सरसों। सरसों के बारे में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सरसों के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सरसों जो है इसको रेपसीड या कनोला भी कहा जाता है। और ये जो है इसका जो दाना होता है काले रंग का होता है, भूरे रंग का भी होता है, और सफेद सरसों भी आती है, पीले सरसों भी आती है। और सरसों का जो इस्तेमाल है मुख्यतः इसका इस्तेमाल जो है खाद्य तेल के स्वरूप में, और इसका जो खली निकलती है वो जानवरों के खिलाने के उद्देश्य में इस्तेमाल होता है। सरसों की अगर बात की जाए तो खाने के हिसाब से सोयाबीन ऑयल और ऑलिव ऑयल मतलब पाम ऑयल, उसके बाद सरसों का जो तेल है ये खाने के पर्पस में वेजिटेबल ऑयल के स्वरूप में विश्व भर में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर प्रोटीन की बात किया जाए तो सोयाबीन का जो खली होता है उसके पश्चात दूसरे नंबर पे सबसे अधिक प्रोटीन कंटेंट जो है अपना इसकी सरसों की खली में भी होता है। तो ये तो हो गई सरसों की बात। और सरसों का अगर देखा जाए तो मुख्यतः जो सरसों जो भारत में जिन जिन राज्यों में होता है उन राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बंगाल, इन कुछ राज्यों का समावेश है। मध्य प्रदेश में अगर बात किया जाए तो मुख्यतः मध्य प्रदेश का जो भाग राजस्थान और उधर हरियाणा से जो जुड़ा हुआ है, यूपी से जो जुड़ा हुआ है, इन क्षेत्रों में जैसे आपका मुरैना हो गया, भिंड हो गया, दतिया हो गया, इस साइड क्षेत्रों में ये मुख्यतः होती है। सौरभ सर आगे बढ़ाएंगे इसको। तो ये सरसों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। सरसों के अगर हम लोग फायदे देखे जाएं तो सरसों में जो है मैग्नीशियम का सबसे अधिक कंटेंट होता है, जो स्वास्थ्य के स्वरूप से सरसों जो है बहुत ही लाभकारी है। और अगर आज के समय में देखा जाए तो खाने का जो तेल है, खाने के तेल में जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, भिन्न भिन्न सनफ्लावर का तेल लोग खाते हैं, सोयाबीन का तेल खाते हैं, और पाम ऑयल वगैरह इस्तेमाल में होता है, डालडा इस्तेमाल में होता है, कॉटन का सीड तेल इस्तेमाल में होता है। लेकिन इन सभी तेलों की अपेक्षा अगर सरसों का तेल की बात की जाए तो सरसों का जो स्वास्थ्य के संबंध में महत्व है एक अलग ही विशेष महत्व है। सरसों जो है आयुर्वेद की दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो अगर आप लोग घर में सरसों का तेल अभी सब्जी में नहीं खा रहे हैं तो उसको जो है जगह दीजिए, तेल बदल बदल के खाना चाहिए। जैसे सोयाबीन का तेल ले रहे हैं तो सरसों का तेल लिया जाए, या सनफ्लावर का तेल लिया जाए। इस तरह बदल बदल के सरसों का जो कच्ची घानी का तेल कहलाता है उसके स्वरूप में इसको लेना चाहिए। ये मैंने कुछ यहाँ पर जैसे कि आप लोग प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, मैंने कुछ इसके बेनिफिट्स बताए हैं और एक लिंक भी आप लोगों से शेयर की है। तो आप लोग इस लिंक पे जाके सरसों के जो विभिन्न विभिन्न फायदे हैं आप लोग वो भी देख सकते हैं। मुख्यतः सरसों जो है, सरसों का जो तेल होता है वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको घटा के अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको प्रोत्साहन करता है, इसलिए इसको खाने में इसको स्थान देना चाहिए। मालिश वगैरह में आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्व है। तो आप ज्यादा जानकारी के लिए इसमें जो एक लिंक दी गई है प्रेजेंटेशन में, आप लिंक आप नोट कर सकते हैं, अथवा लिंक मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, तो उसमें जाके आप स्वास्थ्य संबंधित और भी जानकारियां अलग से पा सकते हैं। सौरभ सर आगे बढ़ेंगे। ये कुछ जो है सौरभ की सरसों के जो है ये न्यूट्रिएंट्स बेनिफिट हैं। अगर 100 ग्राम सरसों का बीज जो है, ये सरसों के बीज का न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर है, शुगर है, वाटर कंटेंट है, प्रोटीन देखिए आप, और जो दूसरे अन्य जो तत्व हैं जैसे कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये सब तत्वों का यहाँ पर विवरण दिया गया हुआ है। सौरभ जी आगे बढ़ाएंगे प्लीज। तो ये तो हो गई सरसों की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी। साथ साथ में सरसों क्यों लगानी चाहिए। सरसों एक तो जो दलहन, जैसे मैंने बताया प्रेजेंटेशन की शुरुआत में कि चना और जो मसूर जो है इनकी जहाँ पर अनिश्चितता रहती है तो उसकी निश्चितता रखने के लिए ये एक फसल हम लोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ में जो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोग पानी नहीं दे पाते हैं या पानी की सिंचाई की सुविधा नहीं है, मात्र हम मुश्किल से 1 या 2 पानी दे सकते हैं,
अगर ऐसे जो स्थान हैं, ऐसे स्थानों के लिए आप सरसों की फसल के लिए ऐसे स्थानों में जा सकते हैं। तो सरसों का जब इतनी चर्चा कर रहे हैं तो उसमें अगर बीज की बात की जाए तो कैसा, किस प्रकार का बीज अपने को चुनना चाहिए। तो जब किसान बाजार में जाता है, पीछे पीछे सौरभ जी पीछे वाले स्लाइड पे रहिएगा, जब किसान जो है बीज लेने के लिए बाजार में जाता है तो वो सरसों के बीज में कुछ खासियत देखता है। जैसे कि कैसा बीज होना चाहिए, कि अधिक उत्पादन देने वाला बीज होना चाहिए। एक किसान के नजरिए से मैं ये सब जो चीजें मैंने यहाँ रखी है, और आप लोग इसको मिलान भी कर सकते हैं। एक किसान जब बीज लेने जाता है तो क्या सोचता है, सबसे पहली उसकी जरूरत क्या होती है? सबसे पहली जरूरत होती है कि वो ऐसा बीज लगाए जिसमें उसको अधिक उत्पादन मिले। साथ साथ में सरसों का जो पौधा है, आप जानते हैं, देखे होंगे आप लोग भी, कि झाड़ी नुमा पौधा होता है। झाड़ी नुमा पौधा होता है, इसका मतलब है ये उसमें शाखाएं अधिक होनी चाहिए। शाखाओं के साथ साथ में जो फलियां बनती हैं, फलियां अधिक और भरी हुई फलियां होनी चाहिए। साथ ही साथ में तेल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। दाना जो है काले और बोल्ड रंग का होना चाहिए, मतलब सुडोल होना चाहिए। खेत में झड़ने की समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि सरसों में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो होती है झड़ने की, कि सरसों जो है खेत में झड़ जाती है। तो झड़ने की समस्या नहीं होनी चाहिए, मतलब कम झड़े अथवा बहुत ही कम झड़े, ना के बराबर। दूसरा जो है सबसे विशेष जो चीज है, क्योंकि जो महाकौशल प्रांत की बात की जाए तो हमारे क्षेत्र में पाले की भी समस्या रहती है, तो पाले के प्रति सहनशील हो। साथ साथ में बीमारियां और कीट हो गया, इनके प्रति सहनशील हो। मैं यहाँ शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूँ सहनशील। सहनशील का मतलब ये है कि अन्य वेराइटियों की अपेक्षा इसमें बीमारियां और कीट थोड़ा सा उनका प्रकोप कम रहे। ठीक है, रजिस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये किसान एक कुछ चीजें देखता है, और अगर आप ये सब खूबियां बीज खरीदने के पहले देखी जाती हैं, और साथ साथ में सबसे बड़ी जो चीज होती है किसान का वो होता है कि कम खर्च में मुझको ज्यादा मुनाफा कैसे मिले। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? आप लोग अगर जोड़ पा रहे हैं तो आप अपना नीचे जो है वहां पर रिएक्शन में जाके थम्स अपना दिखा सकते हैं। सौरभ जी आगे बढ़ेंगे। हाँ, और अगर आप सब ये सभी खूबियां आप देखना चाहते हैं तो आपको कैसा बीज चुनना चाहिए, किस प्रकार की वैरायटी चुननी चाहिए, तो वो वैरायटी इस प्रकार की होनी चाहिए जो आपकी सभी जरूरतों को फुलफिल करे। उसमें कोर्टेवा पाइनियर का जो है ये 45S46 जो है, ये बहुत ही अभी नया हाइब्रिड है, 2 साल इसको आए हुए हैं। और सरसों के बीज की अगर बात की जाए हाइब्रिड्स की, तो पाइनियर की मुझे गर्व होगा ये कहने में कि पाइनियर जो है सरसों हाइब्रिड सरसों के क्षेत्र में सबसे लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी कुछ जानकारियां मैं आपको यहाँ संक्षिप्त में देना चाहूंगा। पहली जानकारी ये है कि ये बीज जो है इसका नाम है 45S46। इसका जो 1 एकड़ में बीज पड़ेगा वो 1 किलो पड़ेगा। अवधि 120 दिन की है, 120 दिन में तैयार हो जाएगी। उत्पादन जो है 8 से 12 कुंटल प्रति एकड़ का है। और जो सबसे महत्व की बात है वो है तेल का प्रतिशत। तेल का प्रतिशत 42% से ज्यादा रहता है। साथ साथ में बाजार भाव की अगर बात की जाए तो सरसों में पिछले 2013 से सरसों को मैं देख रहा हूँ, सरसों का रेट हमेशा आकर्षक रहा है। और अगर वर्तमान परिस्थिति में बात की जाए तो सरसों का रेट जो है वर्तमान मौजूदा परिस्थिति में 5,000 से लेकर 5600 रुपये प्रति कुंटल का ये सरसों का रेट है। पाइनियर 45S46 की अगर बात की जाए तो ये सब जो खासियत जो मैंने बात किया, अधिक उपज, अधिक तेल का मात्रा, अधिक फलियां, अधिक शाखाएं, बढ़िया सुडोल दाने, काले रंग के या भूरे रंग के दाने, ये सभी खूबियां आपको इस सरसों में मिलेगी। इसका जो बीज है मात्र 1 किलो लगता है 1 एकड़ में। इसके सिवाय कुछ गवर्नमेंट की भी वेराइटियां हैं जो देसी हैं, देसी वेराइटीज जिसे कहते हैं। बीज के क्षेत्र में सिर्फ 2 शब्द होते हैं। एक बीज के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो सिर्फ 2 ही शब्द होते हैं। एक होता है ओपी वेराइटीज जिसे हम लोग देसी वेराइटीज कहते हैं, और एक शब्द होता है कि हाइब्रिड्स। तो ये जो मैंने बताया 45S46 ये हाइब्रिड है। और कुछ गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड कुछ वेराइटीज भी हैं, जिसमें पूसा मस्टर्ड 30 हो गई, उर्वशी हो गई और पूषा बोल्ड, ये कुछ वेराइटियां हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन इनका जो बीज दर है, इनका बीज दर प्रति एकड़ 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ जाता है। तो रेट की अगर बात की जाएगा कि खर्चा बीज के पीछे लागत कितनी लग रही है, तो लगभग जो है वो 200 रुपये 250 रुपये मुश्किल से वो बीज जो अपने देसी वेराइटी है वो थोड़ा सा सस्ती रहेंगी। बाकी ये जो हाइब्रिड बीज है ये आपका 750 रुपया प्रति 1 किलो के रेट से बाजार में उपलब्ध मिलेगा। सौरभ जी आगे बढ़ेंगे।
तो अब ये उर्वरक प्रबंधन की हम लोग बात करेंगे। ये तो हो गई बीज तक की बात। इसमें यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रश्न होगा तो आप अपना प्रश्न लिख के रखिएगा। प्रोग्राम हम लोग ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र 10-15 मिनट का समय लूंगा, उसके बाद हम लोग चर्चा में उस पर 1 to 1 चर्चा कर लेंगे। तो बीज का जो महत्व होता है खेती में, बीज का महत्व 50% होता है, 50% रोल जो होता है बीज का होता है, और 50% जो रोल होता है, अन्य जो रोल होता है वो होता है अपना अन्य एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस का, जिसमें जो पहली चीज अगर आती है तो वो है सरसों में उर्वरक प्रबंधन। ठीक है। और ये उर्वरक प्रबंधन की अगर बात की जाए तो बोनी के समय इन विशेष चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बोनी के समय, खेत तैयार करते समय, जैसे मैं अगर यहाँ बात करूं, अभी हमारा सागर और नरसिंहपुर क्षेत्र की मैं बात करूं, विदिशा और इधर रायसेन की, तो यहाँ लोगों ने सोयाबीन बोया था और कुछ लोगों ने धान बो रखा है। तो धान तो अभी मेरे ख्याल से खड़ी है, कटने की अभी तैयारी लोग कर रहे होंगे। लेकिन सोयाबीन वाले खेत खाली हो चुके हैं, उनकी कटाई वगैरह हो चुकी है। और जिन लोगों ने मक्का लगाया था तो मक्के वाले भी खेत लगभग अब खाली हो चुके हैं, उनकी भी कटाई हो चुकी है। मोटा मोटा जो मुझे उम्मीद है, जैसे मैं देख रहा हूँ, हफ्ता 10 दिन में बोनी शुरू हो जाएगी। तो बोनी के समय कुछ विशेष बातों का आप लोग ध्यान रखिए। नंबर 1 जो है, बोने के समय उर्वरक में देखा जाए तो 25 किलो पोटास लेना है, साथ साथ में 12 किलो जिंक सल्फेट और 20 से 25 किलो यूरिया मिलाकर 1 एकड़ खेत में छिड़काव करें। जिंक सल्फेट की अगर बात की जाए, इसमें 2 ग्रेड आते हैं। तो ये वाला जो ग्रेड है, जैसे मैंने 12 किलो लिखा है 33%, ये थोड़ा गलती से लिखा गया, ये 6 किलो रहेगा। तो बोने के समय 25 किलो पोटास, 6 किलो जिंक सल्फेट, 33% ग्रेड का अगर उपलब्ध है तो 6 किलो जाएगा, और अगर 23% ग्रेड वाला उपलब्ध है तो 12 किलो जाएगा 1 एकड़ में। और उसमें 20 से 25 किलो यूरिया मिला के आप खेत में उसका भुरकाव कर दें। साथ साथ में बढ़िया सा रोटावेटर चला के उसको अच्छे से खेत में मिला दें, जिससे ढेलू ढूलू फूट जाए और खेत एकदम बढ़िया से तैयार हो जाए। इसके पश्चात क्या करें कि 40 किलो डीएपी में 1 किलो सरसों 45 से 46 का बीज मिला लीजिए। ठीक है ना, 1 किलो 45 से 46 का बीज 40 किलो डीएपी में जाएगा। और अब आप ये भूल जाइए कि आप सरसों की बोनी कर रहे हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, मन में ये बैठा लेना कि आपको ये 40 किलो डीएपी जो है 1 एकड़ में इसकी बोनी करनी है, इसकी बुआई करनी है। तो कैसे बुआई करेंगे, उसके लिए कुछ बातों का जो विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि जो आपकी सीड ड्रिल है उसमें 9 नलियां होती हैं। तो 9 नलियां अगर हैं तो 9 में से 4 नलियां बंद कर दीजिए। लाइन से लाइन, कतार से कतार की दूरी 18 इंच की रहेगी। उस 18 इंच पर उसकी दूरी सुनिश्चित कर लीजिए। और ये 40 किलो डीएपी को एक समान पूरे 1 एकड़ में आराम से वो वितरित हो जाए, इस तरह से उसकी बुआई करनी है। और गहराई मात्र 1 इंच की रखनी है, 1 से 1.5 इंच, उससे ज्यादा गहरा मत रखिएगा। जैसे गेहूं की बोनी होती जितनी गहराई में, उतनी ही बोनी गहराई पे इसकी बुआई करिएगा। साथ ही साथ में ट्रैक्टर को जो आप चलाइएगा एकदम धीमी गति में चलाइएगा, जिससे अच्छे से आराम से बीज के साथ डीएपी के साथ में बीज आराम से गिरे। नहीं तो क्या होगा कि ट्रैक्टर वाला बहुत जोर से अगर चलता है तो फिर बाद में कहीं कहीं पे बीज डीएपी नहीं गिर पाती है, उसके साथ बीज नहीं गिर पाएगा, तो फिर बाद में आपको खेत में पौधों की संख्या कम दिखेगी। तो ये चीजें ना हो, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा कि 40 किलो डीएपी में 1 किलो सरसों का बीज रहेगा। 18 इंच कतार से कतार की दूरी 18 इंच पे रहनी है, और एक समान धीरे से आराम से 1 इंच की गहराई में इसकी बोनी करिएगा। बोनी करने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि उपली सतह में नमी कम है अथवा ना के बराबर है, तो आप वो पीछे से 1 शिफ्ट पानी दे सकते हैं। आमतौर से 1 एकड़ में 4 घंटे की शिफ्ट में काम हो जाता है, 4 से 5 घंटे में। लेकिन अपने को 4 से 5 घंटा नहीं चलाना है, मात्र 1.5 से 2 घंटा चलाइए, जिससे उपली जो सतह है वो एकदम हल्का सा गीली हो जाए। तो ये हो गया बोनी का तरीका, बोनी में ध्यान रखने की बातें और उर्वरक का प्रबंधन बुआई के समय। अगर किसी को लगता है कि मुझको छिटवा बोना है, लाइन से लाइन नहीं बोना है, कतार से कतार नहीं बोना है, तो आप बुआई के समय ही ये डीएपी डाल दीजिए और बीज को जो है पोटास वगैरह के साथ या बालू के साथ में मिला के 1 एकड़ में बढ़िया सा छिड़काव कर दीजिए 1 किलो बीज को। लेकिन खाद सुनिश्चित ये करें कि ये जो पूरा खाद का डोज बताया मैंने, 40 किलो डीएपी, 25 किलो पोटास, 6 किलो जिंक सल्फेट 33% ग्रेड का और 20 से 25 किलो यूरिया, ये एक जुताई के बाद खेत में चली जाए, रोटावेटर के साथ अच्छे से मिल जाए, और उसके बाद फिर बाद में आप छिटवा बोनी भी कर सकते हैं। ठीक है,
ये बातों का खास ध्यान रखिएगा। और ऊपरी सतह में क्या होता है कि जैसे आप जब रोटावेटर चला के थोड़ा सा खेत 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे तो ऊपरी सतह से क्या है, थोड़ा सा पानी नमी जो है छोड़ देता है। और 1 दिन 2 दिन का समय इसलिए छोड़ना है क्योंकि क्या होता है कि अपने जो क्षेत्र है, अगर यहाँ सागर की बात की जाए, विदिशा, रायसेन, दमोह और ये नरसिंहपुर के ये क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो यहाँ जो मिट्टी है आमतौर से अपनी ये काली मिट्टी है अथवा तो मुंड काबर मिट्टी है, मतलब हल्का सा कंकड़ वाली मिट्टी है। तो इसमें क्या है कि नमी छोड़ने, रोटावेटर चलने के बाद थोड़ा सा 1-1.5 इंच हल्का सा दबती है मिट्टी, तो इसलिए 1-1.5 दिन का आप गैप दे सकते हैं। और सिंचाई जरूर करिएगा, क्योंकि सिंचाई अगर नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको जमाव में लगेगा कि जमाव कम हुआ है, अथवा जब पानी पाएगा तब वो जमेगा। तो ये हो गया बोनी का तरीका और खाद का प्रबंधन। इसके पश्चात अगर आपका खेत भरा हुआ खेत है, मतलब काफी किसान ऐसा करते हैं कि जहाँ पर पानी रुक जाता है उन खेतों में अगेती बोनी करते हैं। तो अगर भरा हुआ खेत है तो उन खेतों में खरपतवार का तो खैर इतना समस्या नहीं आता, लेकिन जिनमें सोयाबीन लगा है या मक्का वगैरह लगा रहा होगा उन खेतों में थोड़ा सा खरपतवार में, खास करके चौड़ी पत्ती, सगड़ी पत्ती के खरपतवारों का जमाव हो सकता है। तो उसके लिए परेशान होने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बाजार में से आपको कोई भी अच्छी कंपनी का पेंडामिथिलिन ले लीजिए, निंदानाशक, और बोने के पश्चात इसका जो है आप बढ़िया कट नोजल की मदद से 150 से 200 लीटर पानी की मदद से इसको छिड़काव कर दीजिए जमीन में। इसकी मात्रा जो है 700 ml रहेगी प्रति एकड़ के लिए। और अगर आपको लगता है तो 20-25 दिन के बाद में आप अपने जरूरत के हिसाब से खेत की निदाई या गुड़ाई करवा सकते हैं, अगर आपको लगता है तो। क्योंकि वैसे इसकी जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन पेंडेमिथिलिन जो है ये 38.7% CS फॉर्मुलेशन का जो है 700 मिली वाला, ये सामान्यतः 20-25 दिन तक खरपतवारों को उगने से रोकेगा, तो उसकी जरूरत नहीं आएगी। लेकिन इन केस अगर आपके खेत में वीड फ्लोरा ज्यादा है तो आपको निदाई या गुड़ाई करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये आपके ऊपर निदाई गुड़ाई वाला जो कार्यक्रम है ये आपकी टोटली आपकी जरूरत के ऊपर से है, ये कोई ऐसा नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है कि इसको करना ही करना है। अब दूसरे उर्वरक की बात करें, दूसरा उर्वरक कब देना है। फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग जो है 25 से 30 दिन की अवस्था होने पे 25 से 30 किलो यूरिया आप ले लीजिए, और उसमें 2 किलो WDG सल्फर 80% ग्रेड का, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 80% ग्रेड का 2 किलो WDG सल्फर 25 से 30 किलो यूरिया में अच्छे से कोटिंग करके मिला के खेत में छीट दीजिए और बढ़िया सा एक पानी दे दीजिए। आप इस समय जो पानी देंगे, अगर नोजल से सिंचाई कर रहे हैं तो पूरी 4 से 5 घंटे की शिफ्ट दीजिए, और अगर बहता हुआ पानी दे रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां पर काली मिट्टी है और दोमट टाइप की मिट्टी है, जैसे कि यहाँ कुछ देसी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में मुंड काबर मिट्टी कहते हैं, ऐसी मिट्टियों में आमतौर से ये जो सिंचाई होगा इसके बाद पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर इससे हल्की थोड़ा सा मिट्टियां हैं, क्योंकि सरसों जो है सभी प्रकार की मिट्टी में होता है, इससे थोड़ा सा अगर हल्की मिट्टी है तो उसमें 2 पानी देने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। इसके सिवाय अगर आपको जरूरत लगती है तो जरूरत के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट और बोरोन का भी 25-30 दिन की अवस्था होने पे एक स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन ये जो उर्वरक मैं बता रहा हूँ ये सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो इनका जो है जरूरत के हिसाब से हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हो गया उर्वरक प्रबंधन। सरसों में सल्फर का बहुत महत्व है, तो इसलिए मैं बार बार आपको सल्फर पे थोड़ा सा ज्यादा जोर दे रहा हूँ। जितना प्रचुर, क्योंकि जो तेल बनता है, तेल साथ साथ में जो सरसों का तेल होता है जो झारिल होता है, झारिल होने का कारण ही ये जो सल्फर होता है, सल्फर के चलते ही इसमें जो झार आता है, ये जो तिखास रहती है उसी के कारण ये रहती है। तो सौरभ जी यहाँ तक क्लियर हो गया है, और इसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये पायनियर सरसों 45 से 46 अधिक उत्पादन, अधिक शाखाएं, अधिक और पूरी भरी हुई फलियां देगा, जिससे तेल की मात्रा इसमें आपकी अधिक रहेगी, काले और मजबूत दाने रहेंगे। साथ साथ में इसका झड़ना जो होता है, जिसे शटरिंग कहते हैं, वो शटरिंग कम रहता है और पाले के प्रति सहनशील है ये। और दूसरी अन्य बीमारियां जो हैं, जिनकी चर्चा मैं अभी आगे अभी करूंगा आपसे, तो बीमारियों के प्रति भी थोड़ा बहुत अन्य किस्मों की अपेक्षा, देसी किस्मों की अपेक्षा सहनशील है। सौरभ जी आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब बात करते हैं कीट की। तो सरसों की फसल को जो सबसे अधिक प्रभावित जो कोई कीट अगर करता है तो वो है
रस चूसने वाला कीट माहू, जिसे हम लोग एफिड कहते हैं, जो काला माहू होता है, आमतौर से मार्च वगैरह महीने में, होली के समय में जब हम लोग बाइक पे जाते हैं और पीला कपड़ा अगर आपने पहन रखा है तो आपके कपड़ों में आके वो चिपक जाएंगे और आंखों में भी गिर जाते हैं काले काले। तो अगर आप देखेंगे दाहिने साइड में ये जो छोटे छोटे बारीक से हैं, तो ये काले माहू हैं। और उसके नीचे जो आप एक देख रहे होंगे जो फलियां बनी हुई हैं, फलियों पे बिल्कुल आपको कुछ मोटा मोटा उपसा उपसा दिख रहे होंगे, तो ये माहू है। तो ये माहू जो है, इसका जो है मौसम के साथ आना जाना इसका एकदम सुनिश्चित रहता है। तो जहां पर सरसों की बोनी सितंबर या अक्टूबर में हो जाती है, वहां पर इसकी समस्या माहू की बहुत कम आती है। लेकिन जहां पर बोनी 15 अक्टूबर के बाद होती है या नवंबर में बोनी होती है, तो वो फसल आपका फरवरी या आखिरी तक में आएगी। तो वहां पर थोड़ा सा माहू की समस्या होती है। लेकिन माहू की से विशेष कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना खतरनाक कीट नहीं कि अपनी फसल पूरी चौपट कर देगा। इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको सचेत रहना है। सचेत रहने के लिए आपके खेत में माहू आ जा रहा है, उसके लिए सिंपल सा करना है, एक पीला तख्ती ले लीजिए, पीले रंग का पेपर ले लीजिए, गत्ता ले लीजिए, गत्ते में पीले रंग का पेपर चिपका दीजिए और उस पर हल्का सा थोड़ा सा ग्लिसरीन वगैरह या कोई ग्रीस वगैरह लगा दीजिए। और उसको खेत के आप चारों साइड थोड़ा सा छोटे छोटे जो कट बोर्ड है बना के उनको टांग दीजिए पीले रंग के। और उनको जो है 4-4 5-5 दिन में मतलब उसका अध्ययन करते रहिए। उसमें अगर आपको सफेद काले काले माहू जो उड़ते हुए वाले हैं, सौरभ जी अगर इसको थोड़ा सा आप स्लाइड कर राइट साइड करिए इसको कर्सर को, तो इसमें ये जो ऊपर वाला है उसमें काला एडल्ट दिख रहा है। तो इस तरह के माहू अगर दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको माहू के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव करना है। कीटनाशक दवाई के छिड़काव की अगर बात की जाए तो उसमें थायोमेथोक्जाम 100 ग्राम प्रति एकड़, अथवा तो इमिडाक्लोप्रिड 100 ml प्रति एकड़, अथवा तो डाइनोटोफ्यूरोन 80 ग्राम प्रति एकड़। ये 3 केमिकल्स हैं जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें से थायोमेथोक्जाम बहुत सही मॉलिक्यूल है। ये अपना ज्यादा खर्चा भी नहीं आता, 150 रुपये में आपका अच्छी कंपनी का 150 से 200 रुपये में लागत आपकी लगेगी 1 एकड़ के पीछे थायोमेथोक्जाम में। दूसरा केमिकल जो है ये है डाइनोटोफ्यूरोन, इसके लिए भी आप जा सकते हैं, तो ये बाजार में उपलब्ध है। इसके सिवाय अगर किसी को कोई अन्य केमिकल लगता है तो आप पूछ सकते हैं, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ये जो केमिकल है थोड़ा सा थायोमेथोक्जाम होगा, डाइनोटोफ्यूरोन हो गए, थोड़ा सा सेफ है, तो इनका इसलिए मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया है। ये बाजार में आपको ये टेक्निकल अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएंगे। तो सौरभ जी आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये तो हो गया रस चूसने वाले कीट की बात। इसके बाद बात किया जाए कुछ बीमारियों की, तो ये जो है ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट है। ये जो आमतौर से जब सरसों आपका 30-35 दिन का होता है, बाल्य अवस्था में सरसों के परेशान करता है। और जैसा कि आप पत्तों में देख पा रहे हैं, पत्तों में जो है आपको छोटे 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 पीले पीले रंग के और उनके बीच में गहरे भूरे रंग के सर्कल दिखेंगे। तो ये इसका, और अगर आप उसको बारीकी से देखेंगे तो उसमें गोल 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 रिंग बनी रहती हैं, जो ये आपका ये जो सर्कल्स हैं, तो ये ऑल्टरनेरिया के लक्षण होते हैं। तो ये शुरुआत में आता है, तो इसके लिए कोई खास परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 25-30 दिन की अवस्था होने पे आप जो है बचाव के तौर में देखिए, फंजीसाइड जो है हमेशा बचाव के स्वरूप में ही डालने चाहिए। बीमारी आ जाने के बाद अगर आप फिर फंजीसाइड का प्रयोग करेंगे, तो मैंने पहले भी कहा है, अभी भी मैं बता रहा हूँ, वो फिर आपको उतनी कारगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपका नुकसान भी हो जाएगा, उत्पादन में भी फर्क पड़ता है और फसल को भी डैमेज होता है, साथ साथ में आपका जेब से खर्चा भी हो जाता है। तो वही खर्चा अगर हम लोग बचाव के स्वरूप में हफ्ता 10 दिन पहले कर लें, बीमारी आने के पहले कर लें, तो वो खर्चा हमारा सार्थक जाएगा। तो 30-35 दिन की अवस्था होने पे या 25-30 दिन की अवस्था होने पे, जगह के और क्षेत्र के हिसाब से वेरी करता है ये, आप बाजार में से मैनकोजेब या प्रोपिनेब या ब्लू कॉपर वगैरह ला सकते हैं और 500 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा से इसका स्प्रे कर दीजिए। और पानी जो है छिड़काव करने के लिए बस छिड़काव मत करिएगा, पानी कम से कम सुनिश्चित करें कि 150 लीटर पानी, मतलब 15 लीटर की 10 टंकी कम से कम 1 एकड़ में जाए। ये इसको सुनिश्चित करिएगा, ऐसा नहीं कि 6 टंकी में जाके अपना लेबर निपटा कर आ जा रहा है, ठीक है, जो आमतौर से होता है। आगे बढ़ेंगे सौरभ जी। जो सरसों की फसल को जो मुख्य एक बीमारी है जो परेशान करती है, वो है व्हाइट रस्ट, जिसे सफेद रतुआ कहते हैं। और इसकी जो शुरुआत है, सौरभ जी यहीं रुकिएगा, बस यहीं रुकिएगा आप। जैसे सौरभ जी एक क्लिक बैक कर दीजिए। ये जो पहला जो आप ऊपर वाला जो फोटो देख रहे हैं, सौरभ जी रुकिए, यहीं पर रुकिए, हाँ बस बस। ये जो पहला आप फोटो देख रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा।
इसमें आप लोग अगर देखेंगे बारीकी से तो इसमें कुछ छोटे 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 ये उभार उपसे हुए से उभार नजर आएंगे आपको, एकदम बारीक से हल्के पीले पीले रंग के दिख रहे हैं। अगर जो कोई देख पा रहे हैं तो अपना वहां पर रिएक्शन में जाके अपना थंब उठाइए इस तरह करके, तो मुझको क्या है समझ में आएगा। और ये जो है हमको पत्तों की ऊपरी सतह में दिखेगा। सौरभ जी आगे बढ़ेंगे। हाँ, आप पत्ते को जब आप पलटाएंगे निचली सतह में तो आपको इस तरह से छोटी छोटी कॉलोनी डेवलप होंगी दिखेंगी। ये फंगस का जो है ये जो है समूह जो अपना वो घर बनाता है, कॉलोनी बनाता है, वो इस तरह से उसको स्पोर्स आपको दिखेंगे। सौरभ जी एक क्लिक और करेंगे। हाँ, तो ये देख रहे हैं आप, पहला में आपने देखा पहले में कि एकदम कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन बारीक सा कुछ उपसा हुआ दिखेगा। नीचे साइड आप देखेंगे तो कुछ आपको धब्बे दिखेंगे, और ये कुछ दिनों बाद ये इस तरह से पूरे पत्तों में फैल जाएगा। और ये इतना तेजी से फिर फैलता है कि पूरे पत्तों में पूरा ये फैल जाता है, और पूरा पत्ता नीचे की ओर सफेद हो जाएगा, फिर बाद में ये ऊपर भी चला जाएगा, ऊपर पीला पड़ के पत्ता झड़ जाएगा। एक स्टेप और क्लिक करेंगे सौरभ जी। हाँ, और ये जो इसका एपिकल भाग होता है, जो ऊपर फली का जो भाग जा रहा होता है, उसमें फिर बाद में आपको ये आगे चल के ये जलेबी के स्वरूप में आपको ये जलेबी आकार दिखेगा, जो पूरा गुच्छ रहेगा। और यहाँ पर जो है ये पौधा जो है समझिए कि बांझ हो जाता है, फिर उसमें कुछ रहता नहीं है, उसमें कुछ आपको खास जो भी दाने बैठेंगे उसमें कुछ आपको उपज वगैरह नहीं मिलेगा, तेल का परसेंटेज भी गिरा देता है। तो ये जो है बीमारी ये खास करके उन क्षेत्रों में आती है जहाँ पर सरसों लंबे समय से लग रहा है। अभी अपना क्षेत्र नया है, लेकिन बचाव रखना सावधानी है और होशियारी है, इसलिए बचाव के स्वरूप में सामान्य कुछ फंजीसाइड्स हैं जो मैं आपको जिक्र करूंगा, उनका अगर हम लोग बचाव के स्वरूप में स्प्रे ले लेते हैं तो इन बीमारियों से हम लोग अपनी फसलों को बचा सकते हैं। सौरभ जी एक क्लिक करेंगे। हाँ, ये रोकथाम के लिए 45-50 दिन की अवस्था पे बाजार में से किसी अच्छी कंपनी का टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन भी आता है, उसको आप ले सकते हैं। टेबुकोनाजोल 250 ml प्रति एकड़ या प्रोपिकोनाजोल 250 ml प्रति एकड़, ये दोनों फंजीसाइड्स हैं, इनका आप छिड़काव कर सकते हैं। साथ साथ में कुछ स्ट्रोबिन ग्रुप के फंजीसाइड आ रहे हैं, जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन हो गया, गैलेलियो सेंसा हो गया, ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन हो गया। इनका जो है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इनका छिड़काव आप कर सकते हैं। तो ये दवाइयाँ आपके बाजार में उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से परचेज करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ये सब दवाइयाँ जो है बचाव के स्वरूप में आपको छिड़काव करना है, बीमारी आने का इंतजार नहीं करना है। सौरभ जी आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ तक था, ये कुछ हमारे हालांकि जैसे कि बात किया जाए, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सरसों लोग क्या है मिक्स में लगा देते हैं तो लगा देते हैं, कमर्शियल एस्पेक्ट्स में यहाँ पर सरसों की खेती नहीं की जा रही है। ये कुछ एक हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है, तो जिसमें ये कुछ हमारे कृषक बंधु हैं जिन लोगों को हम लोगों ने सरसों दिया है, जानकारी दी है, उन लोगों ने उसको अपनाया है। तो ये कुछ उन लोगों की तस्वीरें थी। आगे बढ़ेंगे सौरभ भैया। तो ये मेरी तरफ से था, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ये मेरा नीचे नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप लोग मेरा नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं। और कोई भी फसल हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरसों है, कोई भी फसल हो, धान है, मक्का है, गेहूं है, नज़दीक की बात की जाए गेहूं हो गया, आपका चना हो गया, मसूर है, सरसों है, रबी की फसलों की बात की जाए, तो इनमें कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। तो ये मेरी तरफ से था, खूब खूब धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षित जी आपका। एक बहुत शॉर्ट पीरियड में आपने हमारे बीच आए आप। अब मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और कुछ और वैरायटी जो सरसों की उपलब्ध हैं उसके बारे में हमें जानकारी दें, और उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्यासी साहब अगर हों, या डॉक्टर शुभम जी हों। डॉक्टर डी के प्यासी साहब हैं, या डॉक्टर शुभम जी अगर सुन पा रहे हो तो कृपया आप अनम्यूट करिए। डॉक्टर डी के प्यासी साहब, डॉक्टर शुभम जी।
हाँ हेलो। हाँ डॉक्टर साहब कुछ और आप इस बारे में ऐड करना चाहते हो सरसों के बारे में तो आप हाँ कृपया कर किसान मैं भाई ये बड़ा अच्छा मौका है कि डॉक्टर महेश राव साहब भी हमारे साथ हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से साथ में हैं, और वो भी इस वेबिनार में उन्होंने भी भाग लिया है। तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि मस्टर्ड के विषय में कुछ थोड़ा सा जानकारी हमारे किसानों को उपलब्ध कराएं। डॉक्टर महेश राव साहब। हेलो जी, आप प्लीज, स्वागत है। नमस्कार सबको। थैंक यू डीके प्यासी साहब। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं बोलूंगा अभी, बट आपने कहा है तो मैं बताता हूँ। हमारा जो संस्थान है, पूसा संस्थान के अंदर में ही एक संस्थान है, पूसा कैंपस जो है आईसीआर का एक संस्थान है, भारतीय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है। तो मोस्टली जो काम हो रहा है हमारे यहाँ सरसों का जो ग्रुप है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, 7 वैज्ञानिक हैं जो सरसों पे काम कर रहे हैं। उसमें एक चेपा का बीमार जो है कीट है, उस पे काम कर रहे हैं, उसके रेजिस्टेंस के लिए, उसके प्रतिरोधक क्षमता के लिए सरसों में कि दवा न डालना पड़े। दूसरा जो हम लोग कर रहे हैं, जो एक रतुआ है, सफेद रतुआ है, उसमें कर रहे हैं। तीसरा है जो बीमारी तना गलन वाला जो है, स्क्लेरोटिनिया, उस पे कर रहे हैं। और एक अल्टरनेरिया ब्लाइट पे, 4 बीमारियों पे हम लोग काम कर रहे हैं। और एक जो अभी हम लोग शुरू किए हैं, जो प्रॉब्लम अब आने लगा है, जो सरसों ग्रोइंग एरिया है बहुत ज्यादा आ रहा है, और जहाँ आ जाता है वहाँ बहुत मुश्किल होता है उगाना सरसों, वो है ओरोबैंकी। तो ओरोबैंकी का भी अब हम लोग शुरू किए हैं ट्रेनिंग, और हो सकता है कि धीरे से हम, अब क्योंकि बहुत बेसिक स्टेज में है तो हम कुछ बता नहीं सकते इस बारे में कि क्या होने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ भी काम नहीं करता है, ना कोई दवाई, ना कोई मैनेजमेंट। थोड़ा बहुत कारगर है कि मैनेजमेंट से हम लोग कर सकते हैं। और मोस्टली जो काम है वेराइटीज का काम हम लोगों का नहीं है, वो हम लोग IRI के साथ मिलके, पूसा संस्थान के साथ मिलके करते हैं। और कुछ वेराइटीज हैं जो निकली हुई हैं, जिसमें हमारे यहाँ कुछ वैज्ञानिक पहले थे, डॉक्टर SR भट्ट और टी महापात्रा सर, जो अभी DG हैं ICR के, वो लोग, उन लोगों का साथ रहा है। और DK यादव सर उसमें बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हैं, नवीन सिंह सर हैं। तो उसमें अच्छी अच्छी वेराइटीज अगर पब्लिक सेक्टर से देखें तो यहाँ से पूसा से हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया पूसा मस्टर्ड 30 है, अभी पूसा विजय अच्छा चल रहा है, पूसा मस्टर्ड 28 है। तो हर तरह के खेती के लिए, अगेती करना है उसके लिए भी, समय से बुआई के लिए और पछेती के लिए भी, तीनों के लिए अलग अलग किस्में विकसित की गई हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से भी। और एक हम लोगों का संस्थान है भरतपुर में, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज हैं। और जो किसान भाई हैं राजस्थान के या मस्टर्ड ग्रोइंग एरिया के जितने भी होंगे, सबको पता होगा, एक अच्छी वेराइटीज है वहाँ से गिरिराज निकली हुई है, वो भी बहुत फेमस है लोगों के बीच में। इस टाइप के संस्थान जितने भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंदर में हैं, या फिर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो भी अच्छा काम कर रही हैं। और हाइब्रिड में तो अभी इतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं रहा है, कुछ कुछ ट्रायल चल रहे हैं। एक बहुत पहले हाइब्रिड आया था लेकिन उतना सक्सेस नहीं रहा है, बट पायनियर का जो हाइब्रिड ये बता रहे हैं, हमें लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा बताया, और बहुत अच्छा फीडबैक भी रहा होगा किसानों को, क्योंकि अल्टीमेट तो ये सब किसानों के पास ही जाना है, और वहीं से मिलना है कि कैसा होने वाला है। तो थैंक यू, बस यही इतना हम ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महेश राव जी, बलराम संदेश, डॉक्टर प्यासी सर, हम सभी किसान भाइयों की तरफ से, जो आपने बहुत ही उम्दा जानकारी दी है वैरायटीज के बारे में। अब मैं इसकी जो कुछ वैज्ञानिक जैविक संबंधित जो है उसके लिए जी सौरभ जी बताइए। हाँ, ये 2 मिनट में लेना चाहूंगा। कुछ प्रश्न थे, कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में डाले थे। मैं एक छोटा सा एक ऐड कर रहा हूँ परीक्षित जी, एक छोटा सा मैं ऐड कर रहा हूँ। डॉक्टर शुभम जी से और निवेदन करूंगा कि वो उसके जैविक के बारे में और ले ले, फिर अपन एक साथ प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। ओके, आप हमारे साथ बने रहिएगा प्लीज, 1-2 मिनट रहते हैं। डॉक्टर शुभम जी, इसके जैविक के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा, जिससे किसान भाई जैविक पे भी थोड़ा सा ध्यान दे पाए। स्वागत है जी सर। देखिए, मस्टर्ड सरसों जो है आपकी बहुत आसान फसल है जैविक खेती में उगाने के लिए। एक तो बहुत कम दिनों में होती है,
और ऐसी कंडीशन में होती है जहाँ पे पानी की रुकने की कंडीशन ना हो, सूखी से सूखी जमीन हो जहाँ पे ड्रेनेज अच्छा हो, जल निकास, तो उस जगह की जमीन में ये बहुत आसानी से होती है। और हमारा जो अभी तक का अनुभव रहा है काफी सारे क्षेत्रों में जहाँ पे किसानों ने लगाया हुआ है, सरसों और बाजरा ऐसी फसल है, और अलसी, इसमें अगर कोई बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ऐसी नहीं आती है कि आपके कोई फ्लावर ड्रॉप की कंडीशन हो रही हो, बालियां फूट रही हो या काले पड़ रहे हो दाने, ये न्यूट्रिशन की कमी से अपने खास तौर पे जो आपके कई सारे डिसऑर्डर कहलाते हैं ये भी प्रकट नहीं करती है। मुख्य कारण इनमें बस है आपको जैविक में करना है तो ठंड सबसे ज्यादा प्रभावी, और माहू, ये दो वजह हैं जिसकी वजह से किसान थोड़ा सा केमिकल की तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि पीला रंग का फूल आता है तो सफेद मक्खी और माहू जैसे रस चूसने वाले कीड़े ज्यादा जल्दी आते हैं। तो मेरे ख्याल से परीक्षित जी ने भी उनके बारे में बताया है, वो पीले रंग का स्टिकी ट्रैप लगाएं। ये आजकल रेडीमेड भी आते हैं, और आप किसान चाहें तो कोई भी पीले रंग का टीन का डिब्बा या ऐसा कुछ प्लास्टिक या किसी भी बोर्ड का लगा के उसमें ग्रीस लगा दें सफेद रंग वाली, जो पीला रंग दिखाई दे, तो इस पे दूसरे कीड़े आते हैं। दूसरा क्या है, ये सरसों जो है आपकी ट्रैप क्रॉप के रूप में भी उगाते हैं। ट्रैप क्रॉप मतलब किसी किसी फसल में आप जो है ऐसी फसल उगाएं जो कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो ये अगर मुख्य फसल में उगाते हैं तब तो अच्छा है कि आप इसके बीच बीच में जो गैप छोड़ रहे हैं वहाँ, या पहले फ्लावरिंग टाइम के पहले पहले आप स्टिकी ट्रैप वगैरह लगाएं। और बिवेरिया बैसियाना, मेटाराइजम एनिसोप्ली और वर्टिसिलियम लैक्नी, ये 3 फंगस ऐसे हैं जो पौधे में कीड़े जो भी होते हैं तो वो उनके ऊपर फफूंद की बीमारियां पैदा करते हैं और उनको मार देते हैं। नीम ऑयल और इनसे क्या प्रभाव होता है कि ओस में इनका प्रभाव ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, और इस वजह से आपका बार बार छिड़काव करने का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। तो प्रभाव ये रखिए कि अगर आप नीम ऑयल मिला रहे हैं तो एक स्टिकर और करंज, करंज एक जंगली पौधा होता है, इसका भी तेल मिलता है। हेलो डॉक्टर साहब, थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। डॉक्टर शिवम जी, थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो रही है जी। अभी आ रही है आवाज? क्लियर है, क्लियर है डॉक्टर साहब, क्लियर है जी। ओके जी। करंज के बारे में, अगर JNKV की बात आप करें, जी जी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, क्योंकि मैं ये मध्य प्रदेश के किसान ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी माइक्रोबायोलॉजी लैब से और इनसे आपके ये कल्चर सेल हो रहे हैं। 700 रुपये लीटर के करीब में यूनिवर्सिटी की तरफ से सारे कृषि विज्ञान केंद्रों पे भेजे जा रहे हैं। तो वहाँ से या किसी और संस्था से भी आप ऐसे ले सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो मल्टीप्लेक्स, टी स्टेंस, इंटरनेशनल पैनियक्का लिमिटेड, गुजरात लाइफ साइंस, आपके दयाल एग्रो के, और कुछ एक आध दो और कंपनी जैसी हैं जिनके ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में काफ़ी सारी जगहों पे। और फंगस की जो बात करें तो ट्राइकोडर्मा एक आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ी सी कट रही है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं है। डॉक्टर शिवम, सौरभ भैया, जी जी, अपने साथ आ गए डॉक्टर टीम। हेलो हेलो डॉक्टर शिवम जी, आपकी आवाज, हाँ आप क्लियर आई है सर। हाँ 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 जी परीक्षित जी, हाँ जी, हाँ जी, सर, आप ट्राइकोडर्मा पे थे, आप प्लीज। हाँ जी। कोई फफूंद जनित बीमारी हो, देखिए जैविक में बीज उपचार जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूरेशन। आपको बीमारी आने से पहले बचाव करना है। तो जो बीज जनित सीड बॉर्न बीमारियां आ रही हैं उसके लिए आपको बीज उपचार करने के लिए
घर पे बना हुआ बजाय कि बाहर खरीदा हुआ कोई चीज करते हैं। हालांकि सरसों क्या है, ये आपका पतले छिलके वाला बीज है, तो इसमें जो बीजामृत बनाते हैं वो प्रयोग नहीं करते हैं। और इसके लिए आपके पास में आजकल एक नई चीज आई है, वेस्ट डिकम्पोजर। इसका प्रयोग, इसके प्योर सॉल्यूशन को 15 मिनट 20 मिनट भिगो के और फिर बीज को सुखा के दोबारा बोने पे जर्मिनेशन परसेंटेज में भी और आपके जो बीमारियां बीज से आ रही थी उसमें भी बहुत प्रभाव देखा है। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हुआ है। अगर डॉक्टर साहब आपकी आवाज फिर कट रही है। डॉक्टर शिवम सर, डॉक्टर शिवम साहब, हेलो। 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 हाँ जी जी, आपकी हेलो। आवाज अभी आवाज कट रही थी। हेलो। अब बात हो जैविक में पोषण की। जो धान के खेत कटे हों, इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है लीच हो जाते हैं और आपके खेतों से नीचे चले जाते हैं। जब जुताई होती है गर्मी की और ऐसी, और थोड़ा सा ये फसल ऐसी है कि इसकी जड़ें जो हैं कुछ अलग तरह की होती हैं, तो ये आराम से उन पोषक तत्वों को खींच लेती हैं जो इनसॉल्युबल फॉर्म में पहले से पड़े होते हैं। तो अगर आपने पहले डीएपी या इस तरह की चीज़ ज़्यादा किसी फसलों में यूज की हुई है जिसका इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में आना सुनिश्चित करना है, मतलब अगर वो अघुलनशील अवस्था में ज़मीन में पड़ी हुई है तो उसको जड़ों तक लाने के लिए कुछ बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के लिए एजेटोबैक्टर, पीएसबी और केएमबी नाम के ग्रुप हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं जो अघुलनशील अवस्था वाली आपकी जो पोषक हैं उसको लेके आते हैं जड़ों तक। इफ्को का एक प्रोडक्ट आता है कंसोर्टिया नाम से। ये 300 से 400 ml पड़ता है 1 एकड़ में, और इसे सिर्फ एक बार डालना है जमीन की जुताई के टाइम नमी रहे तब, पानी जो पहला पलेवा कर रहे हैं उस टाइम में। और ये क्या करता है, जमीन में से जो अघुलनशील अवस्था में फास्फोरस या पोटाश या नाइट्रोजन पड़ी हुई उसको घोल के जड़ों के पास ले आता है। तो ये अपने आप में पोषक नहीं है, लेकिन काम वो करता है कि उनकी एक्टिविटी को जड़ों के पास में ले आता है और ऐसे पौधे आसानी से इस पोषक को जैविक रूप में खींच सकते हैं। करीब 200 रुपये लीटर के आसपास से आता है। इफ्को के आपके सारे सेंटर पे मिल जाएगा, और इफ्को बाजार से आप ऑनलाइन भी हर किसान अपने घर पे जहाँ पे पोस्ट आती हो फ्री डिलीवरी के साथ मंगा सकता है इफ्को से। तो ये आपका एक बैक्टीरिया हो गया जो कंसोर्टिया नाम से मिलता है। तीनों के तीनों बैक्टीरिया एक ही सम्मिलित रूप में मिलते हैं उसमें। अब बात आती है न्यूट्रिशन में कुछ ऐसे चीज देने की जो आपका पौधा 15-20 दिन का हो जाए। तो पहला क्या है, जुताई के टाइम में आपको मिला देना है माइक्रोराइजा। ये भी हर कंपनीज का और लैब का और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का 3 किलो और 4 किलो के रेट में अलग अलग आता है। ये डिपेंड करता है कि कितनी पोटेंशियलिटी है, कितने प्रोपेग्यूल्स उसके पर ग्राम में है। उसके बेस पे हर कंपनीज जो है अलग अलग प्रोडक्ट अपने पैकिंग साइज में बनाती हैं। अमूमन ये 3 किलो से 4 किलो के पैकिंग का ही आता है, जो अंदाजन करीब 400 रुपये के आसपास का आता है। और ये ज़मीन में 1 एकड़ में आपको डालना होता है जुताई के टाइम में। तो ये क्या करता है, एक तो काम ये करता है जड़ों को घना करता है। अगर जड़ें अच्छी घनी जाएंगी और ज़्यादा बढ़ेंगी तो ये दूरी से सारे पोषक को लेके आ सकेंगी। दूसरा, ये जो स्टैंड जड़ घनी करती हैं तो पौधे को एक सहारा मिलता है और मजबूत होता है। तो मौसम की विपरीत जब परिस्थितियाँ आती हैं तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है। गेहूं जैसी फसल में और सरसों में भी जब ठंड में ओले गिरने की भी समस्या कहीं पे आई है, वहाँ पे भी जिस खेत में माइक्रोराइजा पड़ा हुआ था, महाराष्ट्र में पिछले साल में आई थी, और अच्छे पुराने बंसी गेहूं जो था काफ़ी हाइट का होता है, 4.5-5 फीट का। तो वहाँ के फार्मर की भी रिपोर्ट है कि माइक्रोराइजा जिसमें पड़ा है वो खेत बच गया और बाकी के सारे चीज़ें नुकसान हुई। दूसरा, माइक्रोराइजा काम क्या करता है, फॉस्फेट सॉल्युबल बैक्टीरिया जो मैंने अभी पहले बताया था, इनसॉल्युबल फॉर्म में जो फास्फोरस पड़ी थी उसको भी लेके आता है। तो ये 2 तरह से काम करता है। और आपको हर फसल के करीब में या 1 साल में कम से कम एक फसल में तो जरूर ही माइक्रोराइजा हर सब्जी में, फल में, अनाज में, किसी में भी आप डाल सकते हैं। 4 किलो से 3 किलो की
एकड़ की डोज होती है। इसके बाद एक चीज बनती है जीवामृत। किसान इसको घर पे बना सकते हैं और बहुत आसान चीज है, हर पानी के साथ दे सकते हैं या छिड़काव में दे सकते हैं। जीवामृत कैसे बनाना है, ये क्या है, जीवामृत है क्या चीज? जीवामृत है मिट्टी का अमृत है। अगर आप जीवामृत किसी पौधों में, किसी फसल में, किसी क्षेत्र में देते हैं तो वहाँ की मिट्टी की संरचना बहुत भुरभुरी हो जाएगी, आसपास से केंचुओं का प्रजनन और ज़्यादा शुरू हो जाएगा और बढ़ जाएगा, और मिट्टी की जो एक जान है वो आप वापस लौटाएंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं अभी तक ये कर रहे हैं कि जो फसल आप लगा रहे हैं, चाहे हाइब्रिड हो या देसी हो, जाहिर सी बात है कि अब हाइब्रिड लगाते हैं तो जमीन से वो उसी हद तक खींचती भी है। जब ये खींचती है तो जमीन में कुछ नहीं बचता है। साल दर साल क्या हो रहा है, हमारी हर पीढ़ी को, हम अगली पीढ़ी को और खराब प्रजनन क्षमता के साथ और खराब मिट्टी की संरचना के साथ एक अपनी जो है वसीयत टाइप की छोड़ के जा रहे हैं। तो जो फसल खींचती है उसको देने के लिए तो हमने दे दिया, लेकिन अगली फसल के लिए या किसी ऐसी की मिट्टी की संरचना ठीक हो, ये नहीं हुआ। और डे बाय डे हम एक से एक हर्बिसाइड और ये सब डाल रहे हैं, तो ये तो इनडायरेक्टली आपके भी शरीर में आ रहा है। रोज नई नई बीमारियां कैंसर से लेके हर रोज आएंगी, तो ये और ज्यादा संख्या बढ़नी है। अगर आप इस चीजों को प्रयोग कर रहे हैं तो इससे आपकी अच्छी फायदा। जीवामृत क्या करता है, मिट्टी की संरचना को ठीक करता है। और इसका प्रयोग कैसे करना है, ये चीज है, आपको करना है 2 किलो काला गुड़ लेना है जो गाय को खिलाते हैं, सबसे सस्ता हो, ये वो वाला लेना है जिसमें सल्फर नहीं पड़ा हो और अच्छा हो, मतलब कोई केमिकल से मिलाया हुआ साफ नहीं हो, गांव में सबसे खराब गुड़ हो वो वाला। 2 किलो बेसन लेना है। बेसन से संबंध है कोई भी दलहन फसल हो उसके आटे से, क्योंकि इसमें फंगस और बैक्टीरिया बहुत तेजी से अच्छे बढ़ते हैं और उनको खाने के लिए कुछ मिल सके, इसलिए ये गुड़ है। 10 लीटर आपको पुराना गौमूत्र हो सके, देसी गाय हो, और गौमूत्र आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा पुराना हो, 6 महीना पुराना हो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप हमेशा इकट्ठा कर सकते हैं। वो इकट्ठा कहाँ से करना है, रात में जो गाय जब आप अपना गौशाला साफ करें तो नाली जहाँ पे भी है वहाँ पे एक बाल्टी या कुछ ऐसा रख दें। नाली का सारा जो गौमूत्र है वो प्योर गौमूत्र आके वहाँ इकट्ठा होगा। और सुबह जब आप 5-6 बजे जो दुहने जाते हैं ग्वाला, तो जब वो थन को छूते हैं तो गाय अपना गौमूत्र तुरंत करती है। तो जो रात का जो गौमूत्र है और सुबह का, ये सबसे ज़्यादा औषधि रूप रखता है। तो 10 लीटर ऐसा गौमूत्र जो पुराना हो और 10 किलो ताज़ा गोबर होना चाहिए, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन। और पीपल और या बरगद ऐसे पेड़ों के नीचे की मिट्टी जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं हो, कोई जाता ज़्यादा नहीं हो, चिड़िया की बीट हो, छाँव हो, तो वहाँ अच्छे लाभदायक फंगस बैक्टीरिया जो हैं वो पनपते, अपने आप को संरक्षित रखते हैं। ऐसी मिट्टी अगर वो ना मिले तो कहीं मेड़ के पास की मिट्टी, ये आप 200 से 250 ग्राम डाल दीजिए सारा मिक्सचर, और एक 200 लीटर का ड्रम रखिए छाँव में। ये ड्रम कोई मेटल का नहीं होना चाहिए, ये प्लास्टिक जैसी चीज़ों का हो या सीमेंट का कोई आप पिट बनाए हो उसमें हो। ऐसे घोल को आप पानी में भर दीजिए 200 लीटर। तो ये आपका क्या होगा कि इसको आप छाँव में रखिए और शाम को और सुबह में 2 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा दीजिए। हवा जाएगी ऐसे संचार से, और 3 दिन के अंदर, सामान्य दिनों में और ठंड के दिनों में 5 दिन में, ये आपका जीवामृत बनके रेडी जाएगा 200 लीटर। अगर आप पानी चला रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। ऐसे लिए को आपके ना 50 लीटर का 50 लीटर हम रखिए जिसमें जमीन से 6 इंच ऊपर जो है एक पाइप छेद के नल लगाया हुआ हो, क्योंकि जब आप डॉक्टर साहब आपका माफ कीजिएगा, एक फोन आ जा रहा है, माफ कीजिएगा। हाँ, जीवामृत जब आप दें तो जमीन से 6 इंच ऊपर जो भी आपका सोर्स हो ऐसा जो पानी के साथ बहाना हो, वहां पे नल आप खोल दें और बहते हुए पानी में चलता रहे। तो ये मिट्टी आप जितना भी पानी किसी भी फसल में दे रहे हो, हर बार 200 लीटर आप चला सकते हैं।
इसके साथ में हर 15 से 20 दिन के बाद अगर आपको ये लगता है कि कुछ कमी दिख रही है, तो आप इनका छिड़काव जो है 15 लीटर के स्प्रेयर में 1 लीटर ये जीवामृत डाल के कर सकते हैं। ये ना सिर्फ पोषण देगा, बल्कि इसमें ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास के एक्टिनोमाइसिटीज के स्ट्रेन हैं, तो ये आपको बीमारियों से भी बचाएगा। इसमें जो आपका गोमूत्र और गोबर है, इनका जो एसिडिक इफेक्ट है और ट्राइको वगैरह, ये आपको ठंड से भी बचाएंगे। पाले से बचाव में बहुत ज्यादा ये आसान तरीका है। और इस टाइम में आप गौमूत्र अकेला भी छिड़क सकते हैं अगर ज्यादा आपको अल्बिको कैंडिडा, ये जो अर्ली ब्लाइट आपकी सफेद वाली जो बीमारी है पत्तों के नीचे बन जाता है, तो ये बीमारी में और बाकी के जो झुलसा टाइप के प्रकोप दिखते हैं उसमें काफी अच्छा प्रभाव दिखाता है। ऐसे करते हुए एक बहुत आसानी से ये सारी तरीके से आप जैविक उत्पादन ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा आसान है और इस बार आप कोशिश कीजिए कि अपने घर के खाने के लिए तो कम से कम ऐसा प्रयोग कीजिए कि नहीं आधा एकड़ या 1 एकड़ का चौथाई भाग भी आप करके देखिए, आप जरूर सफल होंगे और इसको फिर आप अगली फसलों में भी अपनाना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। जैविक खेती और उससे संबंधित उपचार के बारे में आपने जो जानकारी दी है बहुत अच्छी जानकारी है और मैं आप उपस्थित सभी किसानों से एक बार फिर बताऊंगा कि हम लोग जैविक के संबंध में एक विशेष वेबिनार करेंगे जिसमें इन्हीं सब बातों को डिटेल से डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी और हमारे आदरणीय दशरथ पांडे सर दोनों ही सम्मिलित रूप से उसको प्रेजेंट करेंगे। बहुत जल्दी वो होगा। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर परीक्षित दुबे जी से कि वो डॉक्टर टीएम बरपोड़ा जी जो हैं उनका इंट्रोडक्शन दें। और प्लीज डॉक्टर परीक्षित दुबे जी अगर आप सुन रहे हो तो। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर टीएम बरपोड़ा जी को। टीएम बरपोड़ा सर जो हैं हमारे गुरु भी रहे हैं और काफ़ी अच्छा अनुभव सर का। और वो सर जो है हम लोगों को खास करके इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सर थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे। सर हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, नमस्कार सर। ओके गुड। थोड़ा हिंदी में बोलने का मुहावरा नहीं है आपके जैसा। कोई बात नहीं सर, स्वागत है सर, स्वागत है। हाँ, कोई बात नहीं जी सर। मेरा विषय जैसे परीक्षित ने बताया कि मेरा विषय एंटोमोलॉजी का कीटक शास्त्र का है, तो बहुत सारी बातें परीक्षित ने बताई। अभी जो लास्ट में बताया सर वो भी बता रहे थे। जो सरसों में है जो मस्टार्ड है उसमें 2 कीट ज्यादा आते हैं। पहले तो आप जब बुआई करोगे, जब जर्मिनेशन होगा उस टाइम पे एक मस्टर्ड सॉफ्लाई, हिंदी में क्या कहता है पता नहीं है, पर मस्टर्ड सॉफ्लाई नाम की एक लार्वा या इल्ली आती है। वो इल्ली पान खा के छोड़ को नष्ट कर देती है। और दूसरे जो परीक्षित ने बताया है कि जब फ्लावरिंग आता है, फूल आता है, तब महू जैसे हम एफिड कहते हैं उसका उपद्रव ज्यादा रहता है। अब इन दोनों परिस्थितियों में क्या करना है खेडूत को, फार्मर्स को, कि जैसे कि परीक्षित ने बताया कि अगर 15 अक्टूबर के बाद ये इस महीने में अगर सोइंग हो जाता है, बुआई हो जाती है, तो ये महू का प्रश्न बहुत कम रहता है। अगर जो लेट सोइंग करोगे थोड़ा नवंबर या दिसंबर के पहले वीक में, तब ये महू का प्रॉब्लम आता है। तो जैसे 2-3 दवा बताई परीक्षित ने, और मेरे हिसाब से पहले जब शुरुआत होता है इस महू का, तो हमें ये नीम आधारित पेस्टिसाइड, लिबड़ा वाली बीज बोलते हैं, नीम आधारित पेस्टिसाइड का पहले हमें यूज करना चाहिए। जैसे तैयार बाजार में भी मिलती है, या आप ये नीम सीड से घर में भी बना सकते हो, या नीम लीफ का पत्तों का द्रावण बनाकर भी आप छिड़काव कर सकते हो। अगर उससे जो कंट्रोल नहीं होता है तो हमें वो जो केमिकल दवाई का हमें उपयोग करना है। आप जानते होंगे कि सरसों में यह मधुमक्खी का ज्यादा ये बस्ती रहती है, तो इसे हमें बहुत कड़क यानी कि बहुत टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना चाहिए। ये जो सॉफ्ट इंसेक्टिसाइड है, ये मेटारिजम है, बीवरिया बेजाना है, इनसे हमें काम चलाना चाहिए और हमें ये वातावरण को दूषित करने के लिए कम करना चाहिए। तो ये 2 मेरा जो सुझाव था कि दवाई छिड़कने से पहले ये नीम आधारित दवाइयाँ हो तो उसे हमें उपयोग करो। अगर नहीं होता है तो हमें रासायनिक दवा या केमिकल दवा के ऊपर हमें जाना चाहिए।
धन्यवाद। ये तो मैं ऐसे ही जुड़ गया था, पता नहीं था, लेकिन फिर भी जो हमें आयोजक ने जो टाइम दिया 2 मिनट का, उसके लिए मैं नहीं खूब सर, आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आप जैसे अनुभवी Thank you, sir. टीचर्स का हमें यहाँ पे सहयोग मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षित जी का। आपका, आप जैसे सीनियर लोगों के कारण ही हम किसान लोग एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत रहेगा बलराम ग्रुप में सर आपका। ओके, अब मैं डॉक्टर शुभम जी से बोलूंगा कि क्या पंकज भाई और शुभम भाई जरा क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करें कृपया कर। हाँ जी, आप में से जिनके भी कुछ सवाल हो आज की सेमिनार के लिए, आप परीक्षित जी या अन्य किसी से भी आप पूछ सकते हैं, जिसके भी हों। शुभम सर, एक हमारे फार्मर थे, उन्होंने प्रश्न किया था छतरपुर के लिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि छतरपुर का जो क्षेत्र है, आवाज आ रही सर अच्छे से? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। हाँ, छतरपुर का जो क्षेत्र है, छतरपुर के लिए भी ये 45 से 46 जो हाइब्रिड है, ये अच्छा रहेगा। और अगर किसी को अर्ली लेना है, मतलब उनकी बोनी अगर नवंबर में जा रही है, तो एक कम दिन की अवधि की भी आती है, जैसे पंकज जी ने इसमें डिटेल डाला भी था, 45 से 35 नाम का एक सरसों भी आता है हमारा 90 दिन का, तो वो भी लगा सकते हैं। और ये वाला जो मैंने वैरायटी बताया है 45 से 46, ये ओवरऑल मतलब अपना जो ये क्षेत्र है छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और इधर जो महाकौशल प्रांत पूरा पकड़ लिया जाए तो यहाँ के लिए उचित है। अभी अगर हम लोग जो इसकी अक्टूबर तक जाते हैं, अक्टूबर आखिरी और नवंबर के पहले हफ्ते के लिए। परीक्षित जी ये जानना चाह रहे थे, प्राइवेट अगर मतलब किसान को JNKV से या बाकी संस्थानों से सीड नहीं मिल रहा है, तो प्राइवेट पायनियर के अलावा और कौन सी कंपनी है और उनकी कौन कौन सी वैरायटीज हैं जो आपकी झांसी बुंदेलखंड से लेके इधर सारे रीजन में अच्छी चल रही है? यस सर आपका कॉम्पिटिटर कौन कौन है में? यस सर अभी जैसे अगर ये वाला सर क्षेत्र की हम लोग बात करें, जैसे हमारा सागर हो गया, विदिशा है, नरसिंहपुर है, ये क्षेत्र में सरसों का इतना मेन चलन नहीं है। लेकिन अगर उधर की आप बात करते हैं ग्वालियर, भिंड, मुरैना साइड में, तो वहाँ पर एक प्राइवेट में बायर का एक प्रोडक्ट आता है 5222 करके, एक वो भी है सरसों। और एक एडवांटा का भी आता है, राशि का भी आता है। राशि का तो सर क्या है, वैरायटी हमने देखा नहीं है ज़्यादा यहाँ पर, लेकिन चूंकि बायर में हमने काम किया हुआ है तो हमको उसका आइडिया है उस वैरायटी का, तो वैरायटी हमने देखी हुई है। लेकिन ये उस क्षेत्र में उपलब्ध है वहाँ पर आपका। एक बेसिक जानकारी मुझे ये चाहिए थी कि रेट या तेल परसेंटेज ये ज्यादातर काली सरसों में अच्छा आता है या पीली सरसों का प्रॉफिट जो है इकोनॉमिक्स किसान को किसका करना चाहिए? इकोनॉमिक्स सर जो है, जो काली सरसों जो है इसका ज्यादा बेटर है, क्योंकि सर जो मेन 2-3 जो फायदे मैंने आपको बताया, जो सबसे मेन फायदा है वो है सर, जैसे जो तुरिया आता है ना, जो तुरिया जो छोटी छोटी वेरायटी होती है, जो आमतौर से आपका यस सर, ये आपका कानपुर हो गया, ये वाला जो पैच है ना अपना, कानपुर से बांदा वगैरह वाला जो पूरा पैच चला जाता है, इस पैच में सर ये लगता था। लेकिन अब सर उसका धीरे धीरे चलन जो है कम हो रहा है, क्योंकि उसमें एक तो सर झड़ने का बहुत समस्या है, खेत में जड़ बहुत जाती है, ऑयल परसेंटेज कम होता है, नो डाउट। उसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि 90 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन उसमें ईल्ड उतना नहीं आता, 2 क्विंटल 3 क्विंटल मात्र फार्मर ले पाता है सर, नंबर 1। तो काली सरसों के लिए जाए तो ज्यादा बेटर है। काली सरसों में क्या है, तो ऑयल परसेंटेज उसको अच्छा मिलेगा, और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसका, जैसे मान लीजिए 5,000-6,000 रुपये लागत लगती है, तो उसके अगेंस्ट में उसको एक अच्छा ईल्ड मिलता है सर। तो काली सरसों के लिए फार्मर जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा वो। महेश राव सर, आपसे एक मेरा क्वेश्चन था सर, ये ऑयल परसेंटेज जैसा मैं जानता हूँ शायद 33% से लेके 42% के आसपास, तो सबसे अच्छी ICR की वैरायटीज में परसेंटेज जो है वो क्या करीब रहता है, और कौन सी किस्में हैं जो इधर के क्षेत्र में लगा सकते हैं या अदर जो ठंड वाली जगह पे भी लगा सकते हैं? महेश सर आपका माइक शायद म्यूट है। जी अब सुन सकते हैं आप हमें? जी हाँ जी। ऑयल परसेंटेज जो हमारे यहाँ अभी जो ICR में वैरायटीज हैं, मोस्टली जो 40 to 42% का ही है जो हम लोगों का रिपोर्टेड है, जितनी अच्छी इस तरह की वैरायटीज हैं। और वो हर जगह की अलग अलग वेराइटीज हैं, और इतने ही के आसपास में, ये कोई 38 में है। अब चूंकि जो अर्ली है या कुछ लेट हैं, लेट के लिए हैं, या कुछ जो टाइमली हैं, वो सब वेराइटीज में अलग अलग है, बट मोस्टली जो रेंज है वो यही है 38 to 42।
और इनकी इंटरक्रॉप के लिए क्या क्या फसल चुनाव करें सर? सरसों के साथ में इंटरक्रॉपिंग में सर इंटरक्रॉपिंग में हम लोग चना और मसूर के साथ सर जा सकते हैं। चना है, मसूर है, इवन गेहूं के साथ में भी। जैसे मान लीजिए कि गेहूं की 9 लाइनें हो गई और 2 या 3 लाइनें सरसों की हो जाए, इस तरह से जा भी सकते हैं। गेहूं में जाने से एक फायदा ये रहेगा, बेनिफिट ये रहता है गेहूं के साथ जाने में, कि जो गेहूं में जो एफिड लगता है, जब गेहूं की बाली निकल जाती है, उसकी मंजर में हैवी अटैक होता है माहू का, जो आमतौर से किसान नहीं देख पाता, और उसका रिजल्ट हमको दिखता है कि दाना सिकुड़ गया होता है, गेहूं का छोटे दाने रह जाते हैं। तो सरसों अगर रहेगी तो जो माहू है वो आपका गेहूं के बजाय उसमें थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा सरसों के ऊपर, तो एक तो वो बेनिफिट है। और जैसे जो आपकी ये जो दूसरी फसलें हैं, चना हो गया, मसूर हो गया, अगर उनके बीच में अगर सरसों लगा तो थोड़ा सा पाले का प्रकोप जो है वो थोड़ा सा झेल जाता है, उसमें पाले के सामने थोड़ा सा बचाव मिलता है। ये थोड़ा सा बेनिफिट रहता है इंटरक्रॉपिंग में खास करके। जी। हेलो शुभम सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ मालवीय जी का स्वागत है। मालवीय जी, हाँ पूछिए पूछिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि ये जीवामृत जब अपन बनाते हैं तो इसमें ये गोबर कितने किलो डालना पड़ता है? आपको 10 किलो गोबर डालना है, ताजा होना चाहिए और गौमूत्र पुराना होना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि 12 दिन के अंदर अंदर आपका जीवामृत प्रयोग हो जाना चाहिए, क्योंकि बनाने के 3 दिन के बाद ये जितने भी बैक्टीरिया फंगस अच्छे वाले हैं, ये अपनी असली यूनिट के साथ, मतलब जितनी कॉलोनी फार्मिंग यूनिट है चाहिए, अपनी संख्या को पूरी कर लेते हैं। लेकिन 12 दिन के बाद जो है ये मरना शुरू हो जाती है उसी घोल में, इनका खाना खत्म हो जाता है। तो इसको स्प्रे में या जमीन में देना हो, 12 दिन के अंदर प्रयोग कर लीजिए। 10 किलो गोबर ताजा, 10 लीटर गौमूत्र पुराना, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और 250-300 ग्राम मेड़ या पीपल की प्यास की मिट्टी। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास बॉम्बे 76 बीज आया था, है मेरे पास रखा, तो वो कैसा है ये बॉम्बे 76 मस्टर्ड सीड? इसकी जानकारी परीक्षित जी कुछ जानकारी दे पाएंगे आप इस बीज, अगर सुना हो आपने परीक्षित जी? नहीं सर, ये बॉम्बे 76 जो कह रहे हैं ना, ये कोई लोकल वैरायटी हो सकता है, क्योंकि लोकल वैरायटीज बहुत ये मिल क्या रही है। बार्क से निकली, कहाँ से निकली वैरायटी है, कैसी है? प्राइवेट कंपनी है? नो सर, ये प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट का हुआ किसी का? नहीं, तो इसकी जानकारी ऐसे कोई नहीं ले सकेंगे। अच्छा जी, ठीक है। कोई और किसान हमारे बीच में जो पूछना चाहते हो, स्वागत है। शुभम सर। सर आरपी 09 वैरायटी एक आई हुई है, पीली सरसों है। आप थोड़ा अपना परिचय भी देते जाएं, सभी किसानों से उम्मीद करूंगा, प्लीज थोड़ा अपना परिचय भी दे दें प्लीज। जी पूछिए। आरपी 09 वैरायटी के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। बीके चौधरी साहब अपना परिचय देते हुए पूछ सकते हैं आप सवाल। मैं विजय चौधरी जबलपुर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब परीक्षित साहब, आप कुछ जानकारी जानते हो अगर इस बारे में? आरपी 09 बोल रहे हैं ना? जी। उसका सर कोई जानकारी नहीं है। ये आपका ये ओपी वैरायटी होगा, ये हो सकता है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से अपना रिसर्च वैरायटी कोई होगी वो है सर। मार्केट में सर ऐसा अभी सौरभ जी मैं बताना चाहूंगा कि मार्केट में जो अपना जो क्षेत्र है, अपना नरसिंहपुर से इधर की बात की जाए, इवन जबलपुर की भी मैं बात करूं, ये जो अपना क्षेत्र है यहाँ के लिए सरसों जो है एक आने वाले समय में बहुत अच्छा एक विकल्प है। क्योंकि हम लोगों ने, मैंने जैसे यूपी में भी काम किया है, तो यूपी में भी हमने देखा है कि जब किसान एक बार सरसों लगाना शुरू करता है और जब उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब वो देखता है कि अन्य फसलों की अपेक्षा जब उसको अच्छा उसमें उपज मिल रही है और साथ साथ में कम लागत में टेंशन फ्री फसल मिल रही है, तो धीरे से फार्मर फिर शिफ्ट करता है। तो अपना जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में अभी बहुत काम करने की और बहुत ही अवेयरनेस लाने की जरूरत है, क्योंकि अपना जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिकांश किसान जो है लैंड होल्डिंग के किसान हैं और आने वाले समय में ये बहुत एक सरसों के लिए, ओवरऑल सरसों के लिए बहुत एक अच्छा मैं कुछ और किसान हैं, जैसे खोरे साहब कुछ पूछना चाहते हैं। रितेश रानीवाल जी, आपने माइक खोला हुआ, एक एक करके पूछे थोड़ा। सर मेरा एक प्रश्न और है। जी कौन? सर मैं पूछ सकता हूँ? पूछिए। चौधरी जी चौधरी जी पूछिए। सर एक्चुअली सरसों में चौड़ी पत्ती के खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए कोई विधि बताएं सर। कोई खरपतवार नाशी हो तो ज्यादा अच्छा होता है। चौधरी साहब, खरपतवार नाशक जो सरसों उग जाए
सरसों उगने के बाद एज सच कोई खरपतवार नाशक नहीं है कि जो उस पर डाल दिया जाए, लेकिन सरसों उगने के पहले जैसे हम लोग चने की बोनी होती है आपके क्षेत्र में, तो चने वगैरह में जो लोग पेंडिमेथिलिन का छिड़काव करते हैं, तो सरसों की बोनी के बाद में आप पेंडामेथिलिन जैसे मैंने बताया था उसका आप स्प्रे ले सकते हैं 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, कोई भी अच्छी कंपनी का। और साथ साथ में जैसे प्याज में एक ऑक्सीफ्लोरोफेन आता है, गोल नाम से आपने सुना होगा, गोल है, ऑक्सी गोल्ड है, इस नाम से एक मॉलिक्यूल आता है, ऑक्सीफ्लोरोफेन होता है, तो वो भी कुछ लोगों ने उसको प्रयोग किया है अपने स्तर पे। हालांकि हमने उसका रिजल्ट कहीं ऐसा देखा नहीं है, लेकिन जो हमने कुछ अभ्यास किया है तो उसमें यूनिवर्सिटीज के कुछ ट्रायल लगे थे, तो उसमें उन लोगों ने उसका उपयोग भी किया है, ऑक्सीफ्लोरोफेन, जो ऑक्सी गोल्ड या गोल। मात्रा क्या है सर उसकी, ऑक्सीफ्लोरोफेन की मात्रा क्या है? उसकी मात्रा मुझको आप थोड़ा समय दीजिए, मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट वो ट्रायलिंग फेज पे लोग उसको कुछ साइंटिस्ट ने ट्राई किया है यूनिवर्सिटीज वगैरह में, तो मैं पता कर बता दूंगा। लेकिन आप पेंडामेथिलिन के साथ जा सकते हैं। पेंडामेथिलिन जो है 38% CS फॉर्मुलेशन वाला जो है वो 700 ml आपका जाएगा। महोदय, पेंडामेथिलिन का उपयोग करने के बाद में जब पानी डालते हैं तो देखते हैं कि पत्तियां जल जाती हैं सर। ये देखिए आपको बोनी के पेंडिमेथिलिन जो है ये पेंडिमेथिलिन एक प्री इमरजेंसी आपका जो हर्बिसाइड, आप बीज बो दें लेकिन उगना नहीं चाहिए। आप अगर छिड़केंगे पत्ती जल रही है मतलब आप फसल के ऊपर छिड़क रहे हैं। नहीं महोदय, नहीं, बुआई किए और उसी समय छिड़काव करते हैं, लेकिन जब पहले पानी देते हैं तो उस समय देखते हैं कि पत्तियां पीली पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। हालांकि कुछ दिन के बाद में ठीक हो जाती हैं, लेकिन एक फसल को झटका लग जाता है महोदय। मेरा एक सुझाव ये है, देखिए ये एक गलत, आपको गलत लग सकता है, हमने तिल भी सीड ड्रिल में बोया है। इफ्को का एक सागरिका आता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट, जिसको आप लोग जाइम नाम से भी जानते हैं, समुद्री घास का अर्क। हाँ, इफ्को का प्रोडक्ट है सर। हाँ जी, हाँ जी। आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर शुभम जी, थोड़ा आवाज, आपका आवाज कट रहा है सर। हल्का मिलाइए, आप थोड़ा सा और क्लोज आइए, थोड़ा क्लियर हुआ है शुभम जी, थोड़ा सा जी। या आप सागरिका मिलाइए, या आप बालू मिलाइए, या आप मिट्टी मिलाइए भुरभुरी, और इसे डालिए आप किसके सीड ड्रिल में। 1 किलो 1 एकड़ की डोज होती है, बहुत कम है सरसों की, और ये आपकी बिल्कुल लाइन में लगाई जा सकेगी। बड़े एरिया में भी आप सीड ड्रिल से लगा सकते हैं। इससे आपको कैलिब्रेशन जो यूनोक होती है इतना ही खोलना होगा कि वो एक लाइन में गिर सकती है। और ऐसे क्या है, आप एक पहली गुड़ाई आपकी अगर हो गई खेत में, आपको कोई पैसा नहीं चाहिए उसके लिए हर्बिसाइड के लिए। डॉक्टर वीके चौधरी साहब, आप शायद लेट ज्वाइन किए होंगे। अपने परीक्षित दुबे जी ने एक स्लाइड में अपना पूरा मेथड बताया था कि कैसे बोनी करनी है। हाँ, क्षमा करें महोदय, मैं लेट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से रिपीट करने का बोलूंगा। और एक और निवेदन करूंगा कि अपन जब 18 इंच पे इसकी बोनी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साधन रहता है, या तो कुल्पा आपका यूज कर सकते हैं या हल का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी हैंड ड्रिवन साइकिल्स आ गई हैं जिनमें 2 लोग आराम से एक दिन के अंदर 1-1.5 एकड़ का करीब एरिया में आप आराम से गुड़ाई कर सकते हैं। आप उसका उपयोग करिए, कम से कम ये हर्बिसाइड्स का उपयोग करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हम लोगों का भी यही उद्देश्य रहता है कि उसको प्रमोट करें जो कम से कम हर्बिसाइड्स उपयोग हो। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। एक विधि आपसे इसमें और पूछना चाहूंगा। जी। पंजाब के क्षेत्र में कुछ समय पहले, 4 साल पहले करीब, हमने देखा है कहीं के फार्मर्स के साथ, धान में एक विधि आई थी, सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन, SRI विधि, श्री विधि नाम से जानते हैं, जिसमें 1-1 फीट की दूरी पे पौधे रोपे जाते हैं और कम दिनों के रोपे। बिल्कुल, नर्सरी की बात। जी। ये श्री विधि से उगाते हुए बिहार के नालंदा के एक फार्मर ने चीन का विश्व रिकॉर्ड सबसे ज्यादा उत्पादन का धान का तोड़ा था। और अभी क्या है, श्री विधि आप धान में लगाए तो SWI विधि जो है गेहूं में भी आई ऐसे ही, और अभी SMI विधि हो गई वो। शायद इसके बारे में सरसों की जो साइंटिस्ट है वो और अच्छे से शायद बता सकें, महेश सर शायद। तो सिस्टम ऑफ मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन, ये करीब 2-2 फीट की दूरी पे लाइन में, और उसमें पौधे बीज से बोए थे। मैंने सौरभ भैया एक वीडियो शेयर की थी, जी। अगर वो शेयर हो सके जी तो वो भी साथ में शेयर कर दिए, वो वीडियो चल सके। जी। मैं महेश सर के लिए 2 क्वेश्चन है। एक तो डॉक्टर शुभम सर का है और एक हमारे चैट बॉक्स में भी है, स्वप्निल पांडे जी, अगर वो हों
तो उन्होंने ये पूछा है महेश सर, अगर आपको जानकारी हो तो प्लीज दीजिए कि तेल की अधिक उत्पादन की दृष्टि से पूसा बोल्ड और पूसा तारक में हमें कौन सा प्रयोग करें। और दूसरा डॉक्टर शुभम साहब का क्वेश्चन था। महेश सर अगर आप सुन पा रहे हो तो कृपया कर अनम्यूट करिएगा माइक। जी हाँ, हेलो। जी जी सर बताइए। मैंने वो आंसर दे भी दिया है, वो दोनों ठीक हैं तेल की दृष्टि से। लेकिन अगर हमें मतलब हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है, पूसा बोल्ड अच्छा कर रही है उसमें, तो उसको अगर हम चुनाव करें तो अच्छा रहेगा। तो मेरा जो परसेप्शन है, एक डॉक्टर शुभम सर ने प्रश्न पूछा था सर। डॉक्टर शुभम जी आप पूछ सकते हैं राव साहब से। जी सर, मैं खुद ही भूल गया सर। नहीं, आप ये शायद इंटेंसिफिकेशन का एक कह रहे हैं ना कि जो कैसे हम बुआई करें या कैसे मस्टर्ड की बोनी का पंजाब का कोई आपने बताया था जो मैं वो सुन रहा था। असल में मेरा अभी उतना इसमें नहीं रहा है कि जी, जी, हम लोग जो बुआई करते हैं, जो एक्रिप का रिकमेंडेशन है उसी पे करते हैं। जी जी और 45x15 का जो अभी चल रहा है उसी पे हम लोग कर रहे हैं। तो इस पे कुछ एग्रोनॉमी वाले लोग अगर कर रहे होंगे तो वो शायद बता सकेंगे कुछ। नरसिंहपुर से डॉक्टर आर.एन. पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। उनका रेज हैंड, अगर वो सुन पा रहे हो तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर आर.एन. पटेल साहब, माइक म्यूट है आपका। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आर.एन. पटेल साहब, हेलो। हमारे यहाँ मृदा परीक्षण में वरिष्ठ अधिकारी हैं डॉक्टर आर.एन. पटेल साहब। पटेल साहब सुन पा रहे हैं डॉक्टर आर.एन. पटेल साहब? हेलो। और कोई भी किसान जो पूछना चाहते हो मैं पूछ सकते हैं। मैं कुछ बोलना चाहूंगा सौरभ जी। जी जी जी। जहां तक मुझे याद आ रहा है, दो प्रश्न है जो बचे हुए हैं। एक ये RP09 जो पीली सरसों है, जहां तक मुझे, मैं कंफर्म नहीं हूं, पर जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये तोरिया की वैरायटी है जो हमारे ये ट्राइबल्स के बीच में बहुत पॉपुलर हुई है और इसमें ब्रांचिंग बहुत अच्छी देखी गई है। साथ ही साथ ये जो सिस्टम ऑफ मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन है उसके माध्यम से बहुत पॉपुलर हुई है। तो इसमें जो है 2 फीट की दूरी पे हम जो है पौधों को बोते हैं, सीड की सोइंग करते हैं और कुल्फा के द्वारा उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो इसमें जो है नर्सरी का, तो मैं कंफर्म शायद नर्सरी बना के नहीं बल्कि जो है डायरेक्ट सीडिंग करके, हैंड ड्रिबलिंग के माध्यम से डायरेक्ट सीडिंग करते हैं और इसके बाद जो है क्रॉप का बेस्ट एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट करते हैं, जिससे कि पौधों के बीच में आपस में कंपटीशन नहीं होता और उनके बीच अच्छी फ्रूटिंग होती है और ब्रांचिंग होती है और अल्टीमेटली जो उपज होती है वो बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। तो ये दो चीजें मेरी जानकारी में थी, तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। बहुत ही अच्छा वेबिनार। नमस्कार महोदय, थोड़ा सा सर नमस्कार सर, आर.एन. पांडे सर नमस्कार सर। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? सर महोदय, मैं थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसे अभी RP09 की वैरायटी के बारे में बात चल रही थी, इसको महोदय रोपा की विधि से ही लगाई जाती है। हेलो चौधरी साहब, नमस्कार चौधरी साहब। हेलो हेलो। जी जी पटेल साहब बोलिए। पटेल साहब एग्री सहमत सर। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि डॉक्टर प्यासी ने बताया है कि इसको SMI मेथड से बोया गया है। ओडिशा और जो अपना बिहार है, बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में इस पे प्रोजेक्ट के तहत प्राण करके एक प्रोजेक्ट है, रिजर्वेशन एंड प्रोलिफिकेशन ऑफ रूरल रिसोर्सेज करके। उन्होंने इस वैरायटी को, जैसे कि सर ने बताया, उस मेथड से बोया था और उनका उत्पादन 4 टन के आसपास आया है RP09 का। तो ये गया में कभी आप पता करेंगे, गया डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर ये वैरायटी आपको उपलब्ध हो सकती है। किसान भाई का क्वेश्चन भी था कि RP09 वैरायटी कहाँ मिलेगी, तो शायद एक गांव गया में मिल जाएगी। वहाँ के आत्मा प्रोजेक्ट के तहत ये रूरल गांव में ये वैरायटी विकसित की जा रही है और SMI मेथड से इसका मतलब उत्पादन लिया जा रहा है। मैं डॉक्टर आर.एन. पटेल साहब कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछिए। हाँ, मैं सभी को नमस्कार। एक्चुअली मैं आपको सबको, हमारे जो जिले के किसान हैं और सबको सूचित करना चाह रहा था कि हम लोग इस साल नरसिंहपुर जिले में एक तिलहन मिशन के रूप में हम लोगों ने इसको APC में हम लोगों ने अभी मांग की थी कि हम लोग इसमें नरसिंहपुर में एक तिलहन को प्रमोट करें। तो हम लोग 50 कुंटल 10,000 हेक्टेयर का बीज हम लोग जो है मंगवा रहे हैं। और गिरिराज वैरायटी हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि मुरैना में जब मेरी बात हुई अभी
तो कैसी वैरायटी है, जो एक्सपर्ट हैं सरसों के, कुछ अगर इस वैरायटी के बारे में कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो कैसी वैरायटी रहेगी? महेश सर या बोला है हमने। हाँ, गिराज की रिकमेंडेशन दी थी महेश सर ने। सर बोले अगर। जी 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 महेश सर, हाँ, आप जी बताइए सर। गिरिराज बहुत अच्छी वैरायटी है, वहाँ की है DRMR भरतपुर की, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, जैसा कह रहे हैं ये। जी 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 मध्य प्रदेश में जहाँ सब मैं पूरा यूरिया है वहाँ पे, तो जी, हमारे मैं हिसाब से अगर ये पूसा गोल्ड यूरिया वैरायटी और ये पूसा जय किसान वैरायटी, ये बहुत पुरानी है, 35 साल पुरानी है शायद, जय ये अभी किसान नई बहुत वैरायटी है। पुरानी। या जी 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 ये जय 5 साल किसान पुरानी शायद वैरायटी है। 1993 का है और बहुत पुरानी है। हालांकि अभी भी किसान मांगते हैं, वरुणा भी लोग मांगते हैं। हाँ, तो रोहिणी है, बरुणा है, सब मांगते हैं, लेकिन ये गिरिराज अभी शायद नई वैरायटी है, जी 5 जी साल पहले हुई है ना। गिरिराज है। आप यहाँ अगर पूसा से देखेंगे तो पूसा से भी कई निकली हुई हैं। एक और अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, एक भरतपुर की है, काफी अच्छा कर रही है वहाँ, लेकिन वो शायद लेट सोन के लिए है। बहुत बढ़िया, बहुत पॉपुलर है। मैं डॉक्टर RN पटेल साहब से कहूंगा थोड़ा सा परिचय दे सर आपका तो अच्छा रहेगा हम लोग ग्रुप में। मैं डॉक्टर RN पटेल, यहाँ पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हूँ और वर्तमान में सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर के पद पर चयनित हूँ जिला नरसिंहपुर सर। जी, जिला नरसिंहपुर में। और मैं जो बात हो रही थी SMI की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सभी को कि हमारे जो वर्तमान DDA साहब हैं, राजेश त्रिपाठी साहब ने, जब ये उमरिया में PD आत्मा थे, तो इन्होंने उमरिया में बहुत ही अच्छा SMI करवाया था और पूरे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सब लोग गए थे और मतलब छोटे छोटे आदिवासी किसानों के यहाँ करवाया था। और 22-23 मतलब करीब करीब ये बता रहे थे शायद कि 10-11 कुंटल के आसपास पर एकड़ की उपज शायद इन्होंने लिया था SMI में लोगों ने। काफी इसकी ज्यादा उत्पादन है, सामान्य से ज्यादा उत्पादन क्षमता है, ऐसे लगा सामान्य से ज्यादा है। तो खैर हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो चना और मसूर के साथ में इंटरक्रॉपिंग का प्लान कर रहे हैं। हम लोग अभी किसानों से चर्चा कर रहे हैं। और जैसे चना का हमारे यहाँ टर्फा में काफी एरिया में करीब करीब 12,000 कुंटल का टारगेट हम लोग चना में आया है। तो हम लोग किसानों को चना दे करके साथ में सरसों भी देना चाह रहे हैं और इंटरक्रॉपिंग के रूप में प्रमोट कर रहे हैं कि हम नरसिंहपुर जिले में इंटरक्रॉपिंग के रूप में चना और मसूर के साथ में इसको घोषित करें। दुबे साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो जो है इसमें हमारा काफी सहयोग कर रहे हैं, हमारे जिले के बहुत प्रगतिशील किसान हैं। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं सर आसपास के और भी जिलों में चाहिए सर। सौरभ भैया, जी सौरभ भैया, एक किसान का क्वेश्चन था कि ऑक्सीक्लोरोक्विन कितना यूज कर सकते हैं। तो एक पंप में 15 लीटर के मतलब पंप है आपका, उसमें आप 5 से लेकर के 7 ml तक डालेंगे। लेकिन आप इसको जब भी डालेंगे आपकी सरसों का जो ऊपरी भाग है वो जल जाएगा, पत्तियां। हालांकि कुछ समय बाद वो निकल आएंगी, लेकिन थोड़ा नुकसान तो होगा ही होगा। लेकिन आप ब्रॉड पत्तियों के लिए आप यूज कर सकते हैं ये 6 से 7 ml। जी, अब रवि कुमार साहब आप कुछ पूछना चाहते हैं? और किसान जो कुछ पूछना चाहते हैं स्वागत है, प्लीज। एक मेरा सवाल और था, क्या इसमें कोई पिंचिंग या निपिंग टाइप की प्रोसेस भी करते हैं ताकि साइड से कल्ले ज्यादा आ जाए? ये शायद पंजाब के 1-2 किसानों के साथ मैंने देखा है। वो लोग हरियाणा के किसान फार्मर ये काम करते हैं, कुछ ऊपर से निप तोड़ देते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, तो कहते हैं कि कल्ले ज्यादा साइड से आते हैं और उत्पादन ज्यादा हो जाता है। परीक्षित ये इधर भी कॉमर्शियल रूप में होता है? जनरली सर जो ओपी वैरायटीज होती हैं, हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है परीक्षित जी। हाँ, ये जो ओपी वैरायटीज होती हैं जिनमें ब्रांचिंग का थोड़ा सा इशू रहता है कि ब्रांचिंग जो है नीचे से 1.5-2 फीट के ऊपर से निकलती हैं और कम निकलती हैं। उनमें ये जनरली प्रोसेस होता है कि लोग ऊपर से थोड़ा सा फुंडी तोड़ देते हैं। लेकिन ये जो हाइब्रिड्स अगर लगाते हैं तो उसमें हाइब्रिड्स में जनरली ये इशू नहीं होता है, ब्रांचिंग में पर्याप्त ब्रांचिंग आती है। अच्छा, ठीक। और कोई किसान जो कुछ पूछना चाहते हो? बसंत जी, रवि, बसंत सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? बसंत वर्मा जी। वर्मा साहब, तो मैं पूछ रहा था कि हमारी बोनी 15 नवंबर तक जाएगी और वही केवल सूखे में बोनी हो पाएगी हमें, तो उसके लिए सरसों की कौन सी वैरायटी रहेगी? सूखे में ही बोना है, पहले कर पाएंगे हम, और बोनी 15 नवंबर तक चली जाएगी, तो थोड़ा आप मार्गदर्शन करिए। महेश सर या परीक्षित जी कोई सवाल लेना चाहें? 15 नवंबर की बोनी के लिए बसंत जी अगर बात करें तो आप ये 46 नंबर की वैरायटी के साथ जा सकते हैं।
और अगर अपनी जो केवीके की जो वैरायटीज की बात की जाए तो उसमें पूसा गोल्ड वगैरह के साथ में पूसा वो मस्टर्ड 30 या 28 के साथ में जो भी उपलब्ध रहे पूसा गोल्ड वगैरह उसको भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो है एक भाग जो मैं मिस कर गया था वो था बीज उपचार का, सीड ट्रीटमेंट का। तो जब सरसों का बीज का जब भी बोनी करें आप चाहे ओपी वेराइटीज बोएं चाहे हाइब्रिड बोएं, तो उसको बीज उपचार करके जरूर बोएं। बीज उपचार के लिए बाजार में थाइमेथोक्साम 30% एफएस फॉर्मुलेशन में उपलब्ध है और इमिडाक्लोप्रिड 48% में आता है गाउचो नाम से बेयर का, वो भी उपलब्ध है। तो ये दोनों में से कोई भी एक कीटनाशक है ये, इससे सीड ट्रीटमेंट करके अगर बोएंगे तो उससे क्या है जर्मिनेशन वगैरह थोड़ा अच्छा रहता है और इनिशियल स्टेज में अगर कोई सकिंग पेस्ट लगता है तो वो कंट्रोल में रहता है। तो और स्ट्रेस टॉलरेंट भी बढ़ता है क्योंकि अगर रूट ग्रोथ अच्छा है तो पौधा थोड़ा सा तनाव वगैरह सहन कर सकता है। तो आप अगर हाइब्रिड के लिए जाते हैं तो 45 से 46 के साथ जाइए और अगर आपको ओपी वैराइटीज के साथ जाना है पूसा गोल्ड आपको वहाँ मिल सकता है सागर में, शायद मलया जी के यहाँ पर या अथवा अन्य दुकान में जहाँ से आप मटेरियल लेते हैं तो वहाँ भी आपको शायद मिल जाएगी। बसंत जी कर पाएंगे, स्प्रिंकलर से ज्यादा सिंचाई भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, सिंचाई नमी तो होगी ना, जमाव के लिए नमी तो होगी ना जमीन में। तो सूखे में ही बोना सर, मतलब एक पानी देकर और उसके बाद एक पानी दे सकते एक पानी देने का आप सोच रहे हैं ना? दे ही पाएंगे, सोच नहीं रहे हैं, इतना है ही। अच्छा, एक पानी दे पाएंगे ना, तो आप फिर हाइब्रिड के साथ जाइए बसंत जी। और थोड़ा सा नमी तो इसके पहले आपने कोई फसल उसमें ली थी कि खाली खेत पड़ा हुआ था? वो तामतिल लगी है तो उसमें लेट कटाई होगी, इसलिए लेट हो रहे हैं। धान लगी हुई है? रामतिल। अच्छा, नाइजर। ओके, तो आप जा सकते हैं, उसमें मॉइस्चर रहेगा इतना, तो जर्मिनेशन के लिए कोई इशू नहीं है। बसंत भैया, कभी आप लेट हो रहे हैं थोड़ा तो RH 130 करके वैरायटी है जिसको आप लेट भी बो सकते हैं और उसको सिर्फ एक पानी की आवश्यकता है। RH 130। बसंत भाई, एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर आपने डॉक्टर TM बरकोड़ा साहब को सुना हो तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि अगर आप जितना लेट नवंबर जाएंगे उतना माहू का अटैक ज्यादा रहेगा। तो लो अगर आप अक्टूबर रहते हैं, अक्टूबर एंड तक रहते हैं और मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर रहते हैं तो माहू आपका कंट्रोल में रहेगा। बस ये थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, तो ये थोड़ा ख्याल रखिएगा। थैंक यू बसंत जी। अब और कोई किसान अगर हो जो पूछना चाहते हो? जी प्रेम खोरे साहब नमस्कार, हरदा से। सर नमस्कार, मैं हरदा से हूँ। नमस्कार और मेरे यहाँ काली जमीन है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले भी 2017 में तोरिया सरसों की फसल ले चुका हूँ जो लगभग 9 कुंटल प्रति एकड़ रही है। मगर चूंकि पानी की कमी नहीं है, गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है, इसलिए ऐसी कोई सी वैरायटी हो जिसमें पानी चाहे ज्यादा लग जाए मगर उत्पादन उसकी थोड़ी सी हाई यील्ड चली जाए ताकि यहाँ की फसलों के मुकाबले प्रोडक्शन उसका मिल सके। प्रेम खरे जी, अगर आप गेहूं से संतुष्ट हैं तो फिर आपको सरसों के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब जो मेरा क्लियर कट आपको जो मैसेज रहेगा, अगर आप गेहूं से संतुष्ट हैं तो फिर बाद में गेहूं का अगर अच्छा उत्पादन आ रहा है, पानी की अच्छी सुविधा है, तो फिर इसके लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरसों बेसिकली फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, सरसों ये उन जगहों के लिए है, उन किसानों के लिए है जहाँ पर पानी की कोई सुविधा नहीं रहती। जैसे बसंत वर्मा जी को आपने सुना होगा, उनके पास एक ही पानी है। तो एक पानी 2 पानी की जहाँ पर सुविधा है, पानी किसान नहीं दे पाता है क्योंकि गेहूं को 4 पानी 5 पानी चाहिए होता है, तो वहाँ के लिए सरसों है। और अगर आपको ट्राई ही करना है तो आपको जो हाइब्रिड हमने बताया तो उनको लगा के आप देख सकते हैं। लेकिन सरसों में क्या है कि अगर पानी भराव रहता है, जमीन में थोड़ा सा पानी भराव ज्यादा रहेगा या मॉइस्चर ज्यादा रहता है तो उसमें फिर बाद में आगे चल के ये स्क्लेरोशियम का इशू हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऐसे खेत में ही उसको लगाइए कि जहाँ पर पानी मतलब जल भराव जैसी परिस्थितियां ना निर्मित हो। जी थैंक यू सर। एक काम और कर सकते हैं, जो किसान 322 ले रहे हैं वैरायटी, जो मैंने एक नॉर्मल देखा, मेरे भी प्रैक्टिसेस में आया है 322 गेहूं, उसमें जड़ माहू की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस साइड, नरसिंहपुर साइड और इस क्षेत्र में 2-3 किसानों से और मेरी चर्चा हुई है। तो उसके लिए मुझे लगता है आप इंटरक्रॉपिंग में जरा सरसों करके देखिए, अगर आप संभाल पाए तो वो काफी बेहतर होगा। और कोई किसान जो पूछना चाहते हैं गेहूं के लिए ऐसा रहेगा ना, तो गेहूं के लिए एक दिन हम लोग सेशन रख सकते हैं गेहूं के लिए। जी मेरा एक क्वेश्चन है भैया। हाँ पंकज भाई पूछिए। हाँ परीक्षित जी नमस्कार, पंकज पटेल।
सर ये क्या हमारे ये एक परिचय दे दूं मैं पंकज भाई का। आप खंडवा से हैं और गेहूं में बहुत तगड़े किसान हैं, हमारी तरह नवयुवक हैं। आप देखेंगे तो बहुत एनर्जी है, इनको जरूर ध्यान से सुनिए आप परीक्षित भाई। जी जी पंकज भाई पूछिए। परीक्षित भैया, अभी हमारे यहाँ लास्ट 2 साल से शायद या 2-3 साल पहले पायोनियर ने ये सीड प्रोग्राम दिया था हाइब्रिड्स का और इनका। तो क्या अभी भी ये योजना चालू है या दे रहे हैं आप? सीड प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं कभी किसान जुड़ना चाहे। अगर ऐसा कोई सीड सरसों का। यहाँ पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। इसमें सीड प्रोग्राम अगर मान लीजिए इस क्षेत्र में कंपनी लेती है आपका खंडवा वगैरह यहाँ पर, तो अगर ऐसा कोई प्रोग्राम आएगा और हमारे नॉलेज में आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको संपर्क करूंगा। जी। लेकिन सीड प्रोग्राम के लिए जो थोड़ा सा विशेष प्रकार का एक टेम्परेचर की और जो आवश्यकता होती है, तो ये आमतौर से हमको नॉर्थ में गुड़गांव के पास में पलवल करके जगह है, हरियाणा में पड़ता है ये। जी सर। ऐसे क्षेत्र में क्या है, ये जो क्षेत्र है ये सरसों का जो ब्रीडिंग स्टेशन है उसके लिए काफी योग्य पाया गया है। तो अभी अधिकांश कंपनियों के जो ब्रीडिंग स्टेशन है ये आपका यहीं पलवल में है। ठीक है सर, अगर मध्य प्रदेश में अपना ये क्षेत्र में कुछ ऐसा स्कोप आता है तो डेफिनेटली हम आपको संपर्क करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। मेरे ख्याल से और कोई किसान हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना मेरे ख्याल से 9:48 हो रहे हैं, हम लोग सेशन से 15 मिनट आगे हैं। राव साहब आपका कोई सवाल है क्या? नहीं, धन्यवाद। शुभम जी, मैं शुभम जी से निवेदन करूंगा, राव साहब कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ राव साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? गुलाब सिंह साहब जी पूछिए सर। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज कट रही है गुलाब सिंह, आवाज कट रही है। अच्छा एक मिनट। जी थोड़ा सा नेटवर्क पे नहीं आवाज ठीक कर रहा। आवाज हाँ थोड़ी क्लियर, हाँ क्लियर हुई। पूछिए राव साहब, पूछिए गुलाब सिंह साहब। मैं पूछ रहा था कि जैसे मैं मसूर के साथ सरसों की खेती करता हूँ बहुत सालों से, तो ऐसी कौन सी किस्म है कि जो मसूर के साथ पक के तैयार हो जाए सरसों, जिससे हमको मसूर और सरसों काटने के बाद हमको मूंग लगाने पड़ती है गर्मी में? देखिए सरसों ऐसी फसल है तो करीब हमको सही समय से कटाई हुई है, बहुत अगेती कटती हैं। फरवरी के करीब तक आपकी फसलें कटना शुरू हो जाती हैं सरसों में। तो मसूर 120 दिन में पक जाती है। हाँ देवेंद्र शुभम सर आप कुछ बोल रहे थे? नहीं आप संभाल लिए सर। संभालिए। गुलाब जी हाँ, पहली चीज तो जो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप मसूर को मिक्स कर दे रहे हैं सरसों में, मिक्स ना अंतर्वर्ती लाइन से लगाते हैं हम उसको, गैप फिलिंग करके एक लाइन लगाते हैं और उसके बाद 40 फुट का एक गैप छोड़ते हैं और फिर दूसरी लाइन लगाते हैं और बीच में अपनी मसूर रहती है, इंटर क्रॉपिंग। हाँ, बीच में मसूर रहती है, उससे पाला भी नहीं लगता मसूर में। और इससे जब फूल की जब प्रक्रिया शुरू होती तो फिर उसमें मधुमक्खी बहुत ज्यादा आकर्षित होती सरसों में, तो मसूर फायदा। बिल्कुल तो उसमें आप 120 दिन का ओपी वैरायटी उनके साथ भी जा सकते हैं, हाइब्रिड के साथ जाना चाहे तो हाइब्रिड के साथ भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। मेरे को भारतपुर सरसों अनुसंधान संस्थान से डॉक्टर पी के राय ने हमको 2 किस्में दी थी पिछले साल, एक राज 31 थी शायद, एक एनआरसी थी। तो दोनों तो बहुत अंतर था दोनों के बीच में पकने का 10 दिन का। आप गुलाब जी आप एक वैरायटी लगाइएगा जो 120 डे 120 दिन में मतलब आपका मसूर के साथ में आ जाएगा, जैसे शुभम सर बता रहे थे। तो हाँ वो सरसों लगाइए। तो कौन सी? तो 120 दिन का आप सरसों लगाइए तो वो आपका मसूर के साथ में आ जाएगा। तो कौन सी उसका किस्म का नाम तो बताओ आप। किस्म में अगर जैसे अगर हाइब्रिड की आप बात करें तो 45 से 46 लगा लीजिए,
और अगर देसी में अगर अपने ओपी वैरायटीज में चाहते हैं तो आप पूसा गोल्ड अगर आपको वहाँ मिल जाए तो आप पूसा गोल्ड लगा लीजिए। पूसा गोल्ड, मैं पूसा से जुड़ा हूँ। पूसा से मैं नवोन्मेषी किसान अवार्ड 2020 का मैं किसान हूँ। पूसा से मेरे को, मैंने पता किया तो पूसा में सरसों गोल्ड खत्म हो गई है, तो खत्म नहीं हुई और उन्होंने बंद कर दी है। वो बहुत पुरानी वैरायटी है। मैं पिछले 10 साल से लगा रहा हूँ श्रीमान जी। पूसा विजय ले सकते हैं, सॉरी इंटरप्शन के लिए। मेरे हिसाब से नहीं, बिल्कुल मास्टर जी, बिल्कुल पूसा बताइए सर। विजय ले सकते हैं, अभी तो मिल रहा हो, मतलब वो अभी दे रहे होंगे जब आप आए होंगे पता करने, तो ये वो रिसर्च कहाँ का है पूसा विजय? नहीं, पूसा विजय यहीं का है, कहाँ का? दिल्ली का। पूसा का, पूसा पूसा का है अभी। अच्छा, एक बार आप उनसे भी संपर्क कर लें, पूसा विजय की जानकारी ले लें। आपने जिनका बताया ना पूसा में जो आपके परिचित हैं वैज्ञानिक। हाँ, पूसा में तो आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा। आपके यहाँ तीनों तरह की हैं, अगेती भी है, समय वाली भी है और पछेती भी है। डॉक्टर दवा साहब ने दी थी हमको 2 वैरायटी, दोनों बहुत पीछे चली गई थी। कौन कौन सी थी? नाम नंबर तो याद नहीं, 2 साल पहले दी थी उन्होंने, बहुत पीछे चली गई तो उसको छोड़ दिया मैंने। तो आप जब भी यहाँ पे एटिक में मिल रहा है, वहाँ पे तीनों तरह की किस्में हैं, कौन कौन सी अवेलेबल हैं। अगर मान लीजिए आपको सितंबर में लगाना है वो भी है, अक्टूबर में लगाना है वो भी मिल जाएंगे, और जो नवंबर में पछेती लगाना है वो भी मिल जाएंगे। देखिए राव साहब, आपका मेन समस्या है कि आपके साथ में कट जाए। देखिए 40 फीट की दूरी पे अगर आप लाइन में लगा रहे हैं तो बीच में आपकी फसल कट भी जाए तो कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10 दिन का गैप मिल जाता है आपको, और फिर आराम से फरवरी के बाद आप लगा दीजिए उसमें उड़द मूंग। वही तो मेरी बात है भाई, वही मेरा कहना है कि दोनों एक साथ कटे तो पूरा खेत एक साथ रोटावेटर चल जाता है उसमें। नहीं तो 90 दिन की वैरायटी एक सर ने बताई थी। नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर से ही है गुलाब सिंह साहब। आप नरसिंहपुर से हैं तो आपने सर अभी मसूर बो दी है कि भी बोना बाकी है आपका? नहीं, हम बोते हैं 25 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक। हाँ, तो फिर 120 दिन में अगर आप हाइब्रिड के साथ जाना चाहते हैं तो आप 45 से 46 ले लीजिए। और अगर अपने को अपना जो केवीके की वैरायटी के साथ जाना चाहें तो फिर अपने पटेल साहब से संपर्क कर लेंगे। डॉक्टर साहब वो लोग आप ऐसा कर लीजिए, तो वहाँ से ले सकते हैं। पूसा विजय बताया मास्टर उससे भी हो सकता है। हाँ, आप ऐसा कर लीजिएगा, आप 10 दिन पहले सरसों बोल लीजिएगा, बाद में 10 दिन के बाद आप मसूर बोल लीजिएगा, एक साथ कटेगी। अच्छा उपाय रहेगा। क्या बात करते? मैं जो अरे समझ पा रहा हूँ, कम से कम बात ऐसी तो करो जो जिसमें कोई पकड़ ना सके। 1-2 एकड़ में नहीं लगाना है, 40 एकड़ में लगाना है। अरे आप 100 एकड़ में लगाइएगा साहब। अरे तो श्रीमान जी ऐसी बात करिए जिससे कोई तुम्हारी बात पकड़ ना पाए। जी जी जी। मेरी बात अरे नहीं क्या बात कर रहा है? मैंने पकड़ ली ना तुम्हारी बात। जी 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 जी। गुलाब जी हाँ, आप जो है जैसे हम लोगों ने चर्चा किया तो हम लोग ये डीडीओ ऑफिस में से वहाँ पर भी पता कर लेंगे, ठीक है? तो वहाँ पर जो लोग जो वैरायटी दे रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया ना गिरिराज दे रहे हैं, तो गिरिराज डायरेक्ट ले लेते हैं अपना नरसिंहपुर में। हाँ, नरसिंहपुर में। आप लगता है कार्यक्रम में बाद में ज्वाइन किए हैं? आप अभी ज्वाइन किए हैं? आप एडी एग्रीकल्चर नरसिंहपुर से बात कीजिए, आपको वैरायटी मिल जाएगी वहीं। वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ पर कुछ वैरायटीज दे रहे हैं गिरिराज करके। मेरा डीडी तो मैं तो बात कर लूंगा। जी जी जी। और वो पूसा विजय पे भी आप एक बार जानकारी ले लीजिए गुलाब सिंह भाई। नहीं सर, चलो ठीक है। पूसा में एक मैडम है हमारी परिचित, तो एटेक में डॉक्टर कुमारी है, आप कर लीजिएगा उनसे बात। मेरे ख्याल से अभी आप आज का सेशन खत्म करते हैं। हाँ जी हाँ जी। नहीं, सभी का क्वेश्चन मैं डॉक्टर शुभम जी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें परीक्षित दुबे जी का, महेश राव साहब का। स्वागत है डॉक्टर शुभम। बहुत फॉर्मेलिटी नहीं करते हुए मैं आप सबका समय नहीं चाहूंगा ज्यादा। आप सभी ने करीब 22 बचे हुए लोगों का विशेष धन्यवाद, जो आपने परीक्षित जी विशेष आमंत्रण पे आमंत्रित हुए थे और इन्होंने सरसों से संबंधित सारी वैज्ञानिक विधियां और बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर का, सौरभ दुबे जी का, पंकज पटेल जी का और स्पेशली महेश राव सर का और अन्य साइंटिस्ट जिन्होंने समय समय पे आईपीएम से लेके वैरायटीज के बारे में सारी डिटेलिंग दी।
और ऐसा आयोजन बहुत कम हो पाता है जो हर क्षेत्र से काफी सारे लोग जुड़ सकें। तो कोशिश कीजिए कि आगे भी जो मंच से यहाँ पे आपको मिल सके वो और किसानों तक पहुँच सके और ज़्यादा लोग को जोड़ें। बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप सभी का। सरसों उगाइए और तेल खिलवाइए, जैविक हो जाए तो और अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुभम जी। मैं परीक्षित दुबे जी का, महेश राव जी का धन्यवाद देता हूँ। उपस्थित सभी किसानों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट।